बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। सलमान बट नाम तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करवाई है तो पता, इतना तो पता कर ही लिया होगा। इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये बता दूं कि मैं इससे पहले एज अ CFO काम कर रहा था एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, रेडॉल्फ पाकिस्तान के नाम से, रेडॉल्फ ग्रुप के नाम से। और मेरा 4 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सारे का सारा एज अ CFO, कुछ पोर्शन जो है वो मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के तौर पे था, और देन जो एज अ रिटायरमेंट ली मैंने और एज अ रिज़ाइन किया, एज अ CFO रिज़ाइन किया मैंने उसी ग्रुप के अंदर, उसी ग्रुप में प्रमोट हुआ और 4 इयर्स के अंदर अंदर CFO पोजीशन तक पहुंचा और अल्टीमेटली वहाँ से गुड बाय बोल दिया। इंडस्ट्री को क्यों गुड बाय बोला वो बहुत लंबी डिटेल है, फिर कभी बताऊँगा, कभी मूड हुआ तो फिर बताऊँगा डिटेल में। अच्छा, ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स के साथ मैं अच्छा पढ़ा, पिछले टीचिंग में मैं लास्ट 4-5 ईयर्स से हूँ, क्योंकि जो ही रेडॉल्फ को ज्वाइन किया था साथ ही टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और मैं सिर्फ CFAB लेवल पे पढ़ाता था इससे पहले। लेकिन अब मैं आपको कैफ लेवल पे, अब आप तो बचे नहीं, कैफ लेवल पे जाओगे दोबारा, लेकिन कैफ लेवल के ऊपर भी मैं पढ़ाता हूँ, लॉ ही डील करता हूँ मैं, जो आपके कैफ 3 था किसी ज़माने में और अब कैफ 4 और 7 में स्प्लिट हुआ हुआ। अच्छा जी, ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब फुल टाइम टीचर हूँ, सिर्फ पढ़ाता हूँ और कोई काम नहीं करता, ठीक है। CFAB 2 मेरा ख्याल है पढ़ाते हुए मुझे अरसा ही हो गया अब तो। शुरू में जब पढ़ाया था तब ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं था, तब ये ओपन बुक पेपर नहीं था, अब तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो इसलिए आज का लेक्चर मैं सिर्फ स्पेंड करूँगा, और मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर तक भी कभी एक्सेस कर पाओ, कि पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरा, क्योंकि जितना लॉ मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा वो सामने आपके बेरेट में लिखा होगा, आप उसे पढ़ोगे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो शायद जो आज की बातें होंगी वो एग्ज़ाम के फोकस से होंगी कि अच्छा इस पेपर को पास कैसे करना है। 2 बच्चे हैं मेरा ख्याल है इस वक्त जो फिज़िकल में, ऑनलाइन का नहीं मुझे इल्म इस वक्त, फिज़िकल में 2 बच्चे हैं जो जून की अटैम्प्ट वाले हैं और 2 हैं जो फ्यूचर अटैम्प्ट में हैं। दोनों के लिए कुछ एडवाइस कर देता हूँ, और अच्छा इस सेशन में चलेगा कैसे वो भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी अटैम्प्ट है जून, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। जिनकी अटैम्प्ट है जून 2022, मींस उनके पास 6 मंथ्स हैं, यही करंट मंथ्स, राइट। और उसके बाद उन्होंने अभी 6 मंथ हैं, लेस देन 6 मंथ हैं, चले यूँ मान लेते हैं, लेस देन 6 मंथ हैं जी। और हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को तैयार भी करना है और इस लेवल पे तैयार करना है कि इनफैक्ट हमने इसे क्वालिफाई भी करना है, ठीक हो गया। सो एक टेक्निक, एक बात तो समझ आती है, अब माशाल्लाह मैच्योर हो गए हो, कि मेहनत अगली अटैम्प्ट वालों से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यही डिसिसिव है, यहीं पे फैसला होना है, राइट। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो जो जून वाले हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। ओके, परफेक्ट। अब मेहनत करे कैसे, ये एग्ज़ाम तो ओपन बुक है, किस तरह। अच्छा, स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है, अब स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है जब हम उसे कहते थे ना रट्टा मार ले, क्रैमिंग कर ले, बड़े आराम से सुकून से वो मोटे मोटे जगह चुनता था, यहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से पेपर आएगा, उन तीनों को करके वो कामयाब भी हो जाता था ऑनेस्टली, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता था ये सब्जेक्टिव पेपर अब ओपन बुक नहीं है, मैंने क्रैम करवाया हुआ है, तो वो लिमिटेड एरिया में टेस्टिंग करता था। बट अब पिछली 3 अटैम्प्टें गुजर चुकी हैं ओपन बुक में। शुरू में पहली अटैम्प्ट में मैंने स्टूडेंट्स को एक रिलीफ दी और मैंने कहा जब तक एग्जामिनर मैच्योर नहीं होता आप रिलैक्स रहिए और इस पेपर में इंशाल्लाह पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ पहली अटैम्प्ट में मेरा ये गुमान रहने दिया, दूसरी अटैम्प्ट से उसने तोड़ दिया, ठीक है। लास्ट 2 अटैम्प्ट्स आ चुकी हैं, अब तक 3 अटैम्प्ट्स टोटल आ चुकी हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट को छोड़ के नेक्स्ट 2 अटैम्प्ट्स जो थी 2021 की, अब तक 2021 की जो 2 अटैम्प्ट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, समर 2021 और विंटर की अटैम्प्ट, ये जो करंटली अभी हुई है, ठीक है। ये 2 अटैम्प्ट्स एग्जामिनर ने नहायत लीथल बिहेव किया, लिटरली उसने चाहा है कि बस मैं मैच्योर हो गया, अब तुम भी मैच्योर हो जाओ। ऑडिट का पेपर में एग्जामिनर बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरा गुमान ये था बीइंग ए फैकल्टी मेंबर कि जनाब इसको मैच्योर होते होते तकरीबन 4-5 साल लगेंगे, उसके बाद ये इस काबिल होगा कि ये ऑब्वियसली ये इस काबिल होगा, या वो अपने आप को इस काबिल शो करेगा, काबिल तो वो है माशाल्लाह, अपने आप को इस काबिल शो करेगा कि स्टूडेंट को टफ टाइम देगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। राइट फ्रॉम दिस अटेम्प्ट उसने ऐसा पेपर सेट किया कि उसने मेरे वो सारे गुमान तोड़ दिए, ठीक है। तो मैंने उसके बाद से अपना बयानिया बदल लिया
कि जनाब मेहनत की अब ज़रूरत है, अब आइसोलेशन में लॉ नहीं पढ़ा जाएगा। अब आप लोग जो पढ़ के आए हो, आप लोग कैफ स्टेजेस से गुजर के आए हो, राइट? इंडिविजुअल पेपर कैफ 3 पढ़ के आए हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 50 मार्क्स बी लॉ और 50 सी लॉ, क्या ऐसे ही है? अच्छा और पढ़ा भी आई कैप की बुक से होगा या किसी ऑथर की बुक से? आई कैप या ऑथर की बुक, वही जो भी मार्केट में होगी, चल रही होगी। मतलब बेयर एक्ट से पढ़ाना हम लोगों ने भी छोड़ दिया कैफ में। मैं कैफ का टीचर भी हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि जी कैफ में मैं तो बेयर एक्ट पढ़ाता हूँ। नहीं पढ़ाता, भी बच्चे डरते हैं उससे। हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा होता है कि आज अच्छा सी फैब में बैठ के जब वो किताब खोली जाती है और किसी और के सामने खोली हो तो उसकी फॉर्मेशन भी ऐसी हुई है, उसकी बिल्डिंग भी ऐसी है, बुक भी ऐसी बनी हुई है कि लोगों को दूर बैठ के लगता है कुरान पढ़ रहा है बैठ के, ठीक है? तो वो ऐसी बाइबल बनाई हुई है उन्होंने, कुरान बनाया हुआ उन्होंने, जल्दी ऐसी की हुई है। चलो आते हैं, बुक कौन सी है, क्या है, बात करते हैं। वापस आता हूँ। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है कैफ लेवल के ऊपर जब पढ़ता है तो ऑथर ने क्या किया, वह ज़िंदगी आसान की हुई है। प्रोविजन ऑफ लॉ भी वहीं पे है, एक्सेप्शन भी वहीं पे है, कोई रूल की बात है से प्रोविजन ऑफ लॉ की बात है वहीं पे लिखी है, उससे रेलिवेंट कोई रेगुलेशन है वो भी वहीं पे लिखा है, एग्जाम्पल भी लिखी है। पढ़ते पढ़ते बच्चा आदी हो जाता है कि प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ के एक्सेप्शन पढ़ता है और एग्जाम्पल देखता है, वो कहता है ओके फाइन, पेपर पूछ ले जो एग्जामिनर ने पूछना है। मेरी बात समझ आ रही है? आई आपने खुद अपनी बुक भी एलसी बिल्ड की हुई है, ठीक है? प्रोविजन ऑफ लॉ, एक्सेप्शन और देन उसने एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट उससे ज्यादा एग्जामिनर कहां बाहर जाएगा? लॉ है ही यही, या तो प्रोविजन ऑफ लॉ या एक्सेप्शन है। तो हमें आइसोलेशन में पढ़ने की आदत हो चुकी है, हमें एक जगह पे कंसाइज्ड मटेरियल पढ़ने की आदत हो चुकी है। ये आदत तोड़नी है सबसे पहले, क्योंकि लॉ मैं एक बात बता दूं, आइसोलेशन में पास नहीं होना। मतलब अब मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा बेटा अच्छा सेक्शन कौन से हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उससे कौन सा रेगुलेशन कनेक्ट होता है, कनेक्टिविटी किसकी है, ठीक है? सेक्शन में कौन सी बात लिखी है जिसकी इलेबोरेशन जो है वो हमें रेगुलेशन में या रूल्स में मिल रही है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह कुरान पाक पढ़ते हो ना, तो मैं अक्सर एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कुरान पाक पढ़ते हो तो उसकी तफसीर आप इनफैक्ट ढूंढते हो, फिर जाके अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो तफसीर में पढ़ोगे जाके। कुछ ऐसा ही है, सेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन ऑफ लॉ है, स्ट्रेट कह दिया जाएगा ये करना है ये नहीं करना है, ये कंपनी ये करेगी ये नहीं करेगी। इधर जाके एक्सप्लेनेशन आएगी कि ऐसा करना है तो कैसे करोगे। जैसा नमाज का हुक्म कुरान में है, तफसीर में आपको पता लगता है कैसे पढ़ोगे, या हदीस में पता लगता है कि अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, ऐसा ही है। ज़्यादा मुसलमान नहीं हूँ लेकिन इतनी समझ आती है मेरा हाल है, ठीक है? हमें इसी तरह प्रोविजन ऑफ लॉ मिलेगी यहाँ पे, रेलिवेंट रेगुलेशन के अंदर या रूल के अंदर मिलेगी उसकी इंटरप्रिटेशन कि अच्छा जो बता रहा हूँ वो इंप्लीमेंट कैसे होना है। सपोज मैं कहता हूं कंपनी ने अपने शेयर बाय बैक करने हैं, सेक्शन 88 कहता है ऐसे बाय बैक करेंगे, ये रूल ये हमारे ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर बताया गया रेगुलेशन में जाके कि बाय बैक रेगुलेशन में कि ऐसे ऐसे करना है बाय बैक, ये 2 मेथड्स हैं, इन 2 मेथड्स में ये प्रोविजन ऑफ लॉ हैं। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अब एग्जामिनर पे आते हैं। मैं आइसोलेशन में क्यों कह रहा हूं नहीं पढ़ना, एग्जामिनर पे आते हैं जरा। एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्या लगता है यहां से पूछेगा सवाल? बच्चा नहीं है, उसे पता है आप लोग बच्चे नहीं हो, प्रोफेशनल्स हो। वो आपको इन दोनों का एक मिक्सचर बना के केस स्टडी बनाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इधर से भी आंसर करो और इधर से भी आंसर करो। अच्छा ये हो गया जो इस स्टेज तक समझा जाता था, नहीं ऐसा नहीं हुआ ना। फिर वो रुका नहीं, उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा मैं खाली फॉर एग्जाम्पल तुमसे बाय बैक के बारे में पूछ रहा हूं, ठीक है? सपोज एक रेगुलेशन है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैं सिर्फ एक जाहिर करना चाह रहा हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है अब लॉ के पेपर में। बाय बैक का तुमने पढ़ा हुआ है और मैंने तुम्हें बता दिया ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। वो भाई लिस्टेड कंपनी पे तो दूसरे रेगुलेशन भी अप्लाई होते हैं, आपका सीसीजी भी अप्लाई होता है। आप माशाल्लाह सारे फॉर्म्स में हो ना, आर्टिकल्स कर रहे हो या कोई ऐसा है जो आर्टिकल्स अभी नहीं कर रहा स्टार्ट? सब कर रहे हो आर्टिकल, अभी करने हैं स्टार्ट, ओके इंशाल्लाह पता लग जाएगा आर्टिकल्स में। लिस्टेड कंपनी के ऊपर और रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं। एग्जामिनर इस हद तक लीथल हो गया, उसने कहा मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया, ये भी नहीं बता रहा, और तुम्हें एक केस दे देता हूं। अब सोचो इस पे क्या क्या लगता है। इस पे बाय बैक लगता है वो भी लगाओ, इस पे लिस्टेड के लगता है वो भी लगाओ, इस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक लगती है वो भी लगाओ, इस पे पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन लगते हैं वो भी लगाओ। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है वो आपको सिर्फ एक केस स्टडी देगा,
रेस्ट यू हैव टू डिसाइड इन द पेपर कि कौन कौन सी रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ कहां कहां करके लिखी हुई है और उसका रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट यहां पे नजर आना चाहिए। बेटी आप तो अभी से परेशान नजर आने शुरू हो गई हो। नहीं एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। समझा सब ये रहा हूं कि हम स्टूडेंट्स के दिमागों में ना अभी भी ये चल रहा है कि अच्छा आइसोलेशन में पेपर पूछेगा लॉ को, और हमें क्रैमिंग आती है ना, क्या कैफ में सारी की ही क्रैमिंग। मेरा नहीं ख्याल, अकाउंटिंग भी रट्टा लगा के करते हैं लोग। तो मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पढ़ाते हुए 4 साल हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे तो अकाउंटिंग को भी रट्टा लगाते हैं, समझ के कौन करता है। सो समझाना ये चाह रहा हूं कि अब वो आपको एक केस स्टडी देगा और केस स्टडी से रेलिवेंट रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शंस आपको ढूंढने हैं। अच्छा क्या मिल जाएंगे? जी मिल जाएंगे, इजी है। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा उस पर बाद में आते हैं। मैं एग्जामिनर का एक्सटेंट समझा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने से पहले ये पता हो हमें किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। और यहां से बात शुरू हुई थी तो सोच लो इन वालों ने कितना पढ़ना है। मेरी बात समझ आ रही है? जून वालों ने कितनी स्ट्रगल करनी है, क्योंकि इनके पास जो अभी जून की अटेम्प्ट के लिए नहीं बैठे हुए, जो दिसंबर में अटेम्प्ट देंगे या आगे जून में देंगे, उनके पास एक अच्छा रूम है कि वो दोबारा से रीडिंग कर सकते हैं। आपके पास ये रूम थोड़ा कम है, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा सेक्शन इस सेशन के एंड पे बुक्स क्लोज करनी है ना, तो जब दोबारा ओपन करनी है तो इतनी मोटी बुक है, बेयर एक्ट है ना, पूरा लॉ आपको एप्लीकेबल है जितना आईकैप ने कोर्स कंटेंट में डाला हुआ है। इसका मतलब है आपके लिए सोचने का मुकाम है, उसको कैसे हैंडल करना है, परेशानी हो ना, हैंडल कैसे करना है वो बताऊंगा। अभी सिर्फ डरा रहा हूं, ठीक है? तो डरे थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, डरना अच्छा होता है सेहत के लिए। सो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वो एक सेक्शन तक रुकता और एक रेगुलेशन तक रुकता तो हमें बड़ा अच्छा लगता, बट अब वो कहता है कि मैं तुम्हें एक केस स्टडी दे रहा हूं, यू हैव टू डिसाइड इस पे कौन कौन सा रेगुलेशन लगेगा, कौन कौन सा रूल लगेगा, कौन कौन सा सेक्शन लगेगा। तो यहां पे अब सोचने का मुकाम है कि सर ये तो फिर सारा ही लॉ ऐसे लगेगा अप्लाई होता है। नहीं, वो बहुत सियाना है, क्वेश्चन के आखिर में रिक्वायरमेंट में लिख देगा किसके बारे में नहीं सोचना, स्ट्रेट बता देगा, खबरदार सीसीजी के बारे में सवाल ना कर, जवाब ना देना हमें, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बायबैक के बारे में जवाब ना देना, मुझे नहीं चाहिए। तो जिन चीजों को एक्सक्लूड करवाना होगा वो आपको रिक्वायरमेंट के एंड पे बता देगा कि अपने दिमाग को चलाओ, इस पीपे को चलाओ, लेकिन पीपा चलाते हुए उस तरफ मत जाना, ठीक है? इन दो गलियों में मत जाना, पीपा इधर ही बजाओ, ढोल बजाना इधर ही बजाओ जो बजाना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसका तरीका है वारदात एग्जामिनर का कुछ ऐसा कि वो आपसे आइसोलेशन में नहीं चाहता आंसर, हमें आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, बात खत्म, हम पढ़ेंगे कनेक्टिविटी के साथ। अच्छा मैं पढ़ाने का अंदाज भी यही रहेगा, कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? सेक्शन को रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, इसी तरीके से पूरा सेशन चलेगा, ठीक हो गया? और कई दफ़ा पढ़ाते हुए किसी और रेगुलेशन का भी तस्करा करूंगा कि यार ये देखो यहाँ पे भी तो बात लिखी है। और साथ साथ एक तरीका वारदात मैंने और शुरू किया इस चीज़ के लिए कि चूँकि स्टूडेंट आप लोग सारे होते हो आर्टिकल से, तो आप जहमत नहीं करते हो घर जाके उतनी स्ट्रगल करने की। आपका दिन बेचारों का शुरू होता है सुबह 9 बजे, बल्कि 8 बजे ही होता होगा, 9 बजे तो लग जाते हैं ऑफिस, और ख़त्म होता होगा बेचारों का रात 8 बजे या 10 बजे, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, कोई और भी क्लास होगी इसके बाद शायद लेनी हो, एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो कोशिश करूँगा कि इसके साथ साथ जब एक टॉपिक कवर कराऊँ तो उसका कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन, जिसे हमने लास्ट अटैम्प्ट में भी कि मैंने पढ़ाते हुए किया, हम एक अच्छा सा क्वेश्चन पास पेपर का जो इन पिछली 3 अटेम्प्ट्स में आया हुआ है वो हम डिस्कस भी कर रहे होंगे। अच्छा मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा नहीं, मैं कोई एक आधा अच्छा क्वेश्चन तगड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए अबाउट दैट रेगुलेशन, अबाउट दैट रूल। मेरी बात समझ आती है? उसके बाद अगला बता दूंगा बेटा ये वाला भी है, इसको जाके देखना, ठीक है? या 2 करवा दूंगा कभी कभी टाइम मिला तो, ठीक हो गया? ये बात समझ आई? तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस चीज को हैंडल करने के लिए कि हम पास पेपर पे हाथ साफ करेंगे, ठीक है? और इसी क्लास में करेंगे, इसी सेशन के। हालांकि इस सेशन के अंदर सीफैप में टाइम बहुत कम होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि हम कम से कम एक सवाल तो कर रहे हों हर रेगुलेशन का जो टेस्ट हुआ है, ताकि पता चले किस डायमेंशन में क्वेश्चन आता है। बात समझ आई जी? सो इसको ब्रेक करना है हमने एक रेगुलेशन के अंदर रह के नहीं सोचना, हमने केस स्टडी के अंदर रह के सोचना है कि अच्छा इससे पॉसिबल चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। और फिर ख्याल रखना है कि अगर 5 चीज़ें पॉसिबल आंसर हो सकते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। हो सकता है एग्जामिनर ने खुद ही सवाल में बता दिया कि 3 बातों के बारे में मत सोचना, तो वो 3 बातों के बारे में हम नहीं सोचेंगे, दैट्स ऑल। बात समझ आई? यहाँ तक समझ आ गया? चलें आगे। अच्छा, सो आइसोलेशन को ब्रेक नहीं करेंगे और हम पिछली
विंटर 2020, समर 2021 और इस विंटर 2021 के पेपर का खुलासा भी कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, मेरी बात समझ आई। इससे ज़्यादा पीछे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न, उससे पीछे ये ओपन बुक नहीं था, तो पेपर जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। आपको लगेगा अच्छा इतना आसान पेपर आता, नहीं भाई अब नहीं आता। वो पहले की बातें थी जब याद करना पड़ता था, तब वो जो उसमें एक मौत आती थी स्टूडेंट को, वो याद करने में आती थी, क्रैमिंग में आती थी। अब वो मौत नहीं आनी। ठीक है, अब तो ओपन बुक है, तो वैसा पेपर अब एक्सपेक्ट हम नहीं करते। अब क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव आया करेंगे वो भी इतने आसान नहीं होंगे। ठीक है, कई दफ़ा पेपर को बैलेंस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत आसान डाल दिया जाता है, वो बैलेंसिंग होता है, वो मुफ्त के नंबर होते हैं, वो लेने चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, सो पहली टेक्निक, आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। एग्जाम का एक्सटेंट मैंने आप लोगों से इस केस में डिस्कस कर लिया कि कैसे पेपर वो पूछ सकता है। यहां तक चलें, आगे चल सकता हूं। मैं आज सिर्फ डराऊंगा और साथ साथ समझाऊंगा कि इस डर को खत्म कैसे करना है, क्योंकि पहले दिन डर अच्छा है। हाँ, इस डरोगे तो इससे उस तरीके से तैयार करना है। देखो, दुश्मन जितना ताकतवर समझोगे उतनी ही प्रिपरेशन अच्छी करोगे ना। अगर मैं कहूँ नहीं दुश्मन बहुत आसान है, मारना बहुत आसान है, तो फिर प्रिपरेशन कुछ उसी तरह की थकी हुई होगी, जिसका जब दुश्मन के सामने जाएंगे तो शायद बड़ा मुश्किल इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? हम जीत नहीं पाएंगे उस जंग को। तो जंग जीतनी है तो फिर दुश्मन को ताकतवर समझना पड़ेगा। तो समझा रहा हूँ दुश्मन ताकतवर है। भाई आएगा बेशक मुझे नोटिस भिजवा दे इस बातों के ऊपर। चलो, सो हम इन 3 पेपर्स को यूज करेंगे एज अ बेंचमार्क स्टडी के दौरान। अच्छा जी, आइसोलेशन की भी बात हो गई। अब आते हैं जरा लॉ के ऊपर थोड़ा सा। लॉ ना 2 तरह से है। कॉर्पोरेट लॉ की जब बात करूं तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन और एप्लीकेशन सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव और एप्लीकेशन। बेटा डिस्क्रिप्टिव क्या है? जिधर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बुलेट्स लिखी होंगी, से कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, कितनी देर में फाइल करने हैं, कौन क्या करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पावर क्या है कमीशन की, रजिस्ट्रार की, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये जितनी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कहीं से पढ़ना है। जिस तरह चले आप एक सेक्शन पढ़ के आए होंगे, मुझे याद आ गया, मीटिंग्स पढ़ के आए हैं आप लोग कैफ 3 में। पूछने कुछ नहीं लगा, ना परेशान हो। मीटिंग में हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ते थे, जैसे स्टेचुरी मीटिंग की एक रिपोर्ट होती थी, तो उसके कंटेंट होते थे। वो कंटेंट क्या होते थे? एज इट इज आपने देख के लिखने हैं, राइट? इस चीज को मैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन कह रहा हूं। यानी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर आप कुछ, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये लिस्ट डाउन ही करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन सेक्शन कौन से होते हैं, या प्रोसीजरल सेक्शन कह लें इसे, ज्यादा अच्छा है। प्रोसीजरल सेक्शन, प्रोसीजरल सेक्शन वो है जिसमें प्रोसीजर डिफाइन किया जाएगा। लाइक अगर मैं कहूं बायबैक की बात करें तो मेरे जहन में आ रहा है, बायबैक रेगुलेशन की बात करूं तो वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाएगा। अच्छा पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कितने दिनों में परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा। पूरा प्रोसीजर आपको रेगुलेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, ब्रेक कर करके। वो होते हैं प्रोसीजरल सेक्शन। मेरी बात समझ आई? मैं किनको, ऐसे ये मेरी डिस्टिंक्शन, ये मेरी कैटेगराइजेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं लिखा नहीं हुआ, ऐसे कुछ है। मैं बता रहा हूं कि 2 ही तरह के सेक्शन मिलते हैं आपको लॉ पढ़ते हुए। क्लियर? अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, तो उसमें भी उसने आपको टाइमलाइन के साथ सिखाएगा, पहले क्या करना है, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड स्टेप तक आपको पूरा गाइड करेगा करना क्या है। बात समझ आई? यहां तक समझ आती है? अच्छा, इनको इस तरह बताने का मकसद, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम इसके कुछ बुलेट्स बनाने भी जाएंगे तो इनफैक्ट बुक सामने पड़ी है, ओपन करेंगे देख लेंगे, ओपन बुक एग्जाम है, सो हमें कुछ नहीं करना। हाँ, इसका कुछ कर सकेंगे क्या, मैं आप लोगों के साथ फ्लो चार्ट शेयर करूंगा इसी बोर्ड के ऊपर। मैंने कुछ नहीं बना के रखा हुआ, ठीक है, एक आधे का बनाया होगा, इससे ज्यादा मैं अजियत देने वाले उस्तादों में से शुमार किया जाता हूं जो कहता है कि मैं यहां पे बना रहा हूं, घर जाके खुद अपना अपना बनाओ, क्योंकि ये हाथ से माइंड मैप्स बनेंगे तो पेपर वाले दिन काम आएंगे। मेरी बात समझ आती है? अच्छा, फ्लो चार्ट्स क्या होंगे, उसी पूरे प्रोसीजर को मैंने फ्लो चार्ट के शक्ल दे दी होगी। इसी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ ही चलता रहूंगा, एक्सटेंड करता जाऊंगा और पता लगेगा उस लेक्चर के एंड पे पूरा एक फ्लो चार्ट बन गया, टाइम वाइज, डेट वाइज स्टेप बन गए, 1 बाय 1 स्टेप पढ़ते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ स्टेप बनाते जाऊंगा। ज़बानी कुछ नहीं याद मुझे भी, ना मुझे बनाने आते हैं, आपके साथ साथ बनाता जाऊंगा और पता चलेगा पूरा बोर्ड बढ़ गया और हमने कंप्लीट प्रोसीजर एक फ्लो चार्ट की शक्ल में डाल दिया है।
उन सेक्शंस को मैं कह रहा हूं प्रोसीजरल सेक्शन, उनको हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। अच्छा, अब ये क्यों करेंगे, यहीं से मैंने अपनी अगली बात समझानी थी, ये मैं मिटा दूं, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता अभी इस पे हम आखिर में आते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, इसी प्रोसीजरल सेक्शन से मैंने अगली बात समझानी थी। अगली बात मैंने ये समझानी है कि बेटा देखो, प्रोसीजरल सेक्शन का फायदा क्या है, आपके एग्जाम है ओपन बुक, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, सर करना क्या है, रट्टा मारें। सर रट्टा नहीं मारेंगे तो बुक पढ़ लेते हैं, तो पूरी बुक पढ़ने के बाद ऐसा गुमान आएगा पढ़ा क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे मैं कोई बात पूछूंगा, आपको लगेगा ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन लिखा कहाँ हुआ, ये याद भी नहीं आएगा। और फिर किस सफ़े पे है वो तो बिल्कुल ही भूल जाओ ना, किस सेक्शन के अंदर है, किस रेगुलेशन नंबर के अंदर है, नहीं याद आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो उसके लिए क्या काम आएंगे, रोड मैप्स, या आप इसका दूसरा नाम यूज कर लें, चलें माइंड मैप्स कह लें। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है क्या इस सब्जेक्ट को रट्टा मारें, फिर इसका मतलब है ओपन बुक होने के बावजूद भी रट्टा मारें? नहीं। क्या ओपन बुक हो गया तो सिर्फ रीडिंग करें? नहीं, क्योंकि रट्टा मारोगे तो इतना लॉ रट्टा मार नहीं पाओगे, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन नहीं मार पाओगे, याद नहीं रख पाओगे चीजें। क्लियर? दूसरी बात, अगर खाली रीडिंग करोगे तो पेपर में कुछ क्लिक ही नहीं करेगा। और भाई क्वेश्चन आने आपके सामने, केस स्टडी होनी है, लॉ जहन में होगा तो क्लिक करेगा। तो हमें क्रैमिंग और रीडिंग इनके दरमियान का रास्ता चूज करना है। बात समझ आती है? लॉजिकल लग रही है? सीम्स लॉजिकल कि दरमियान का रास्ता चूज करना है। रीडिंग करनी है लेकिन एक एडिशनल स्टेप के साथ कि कुछ क्लिक भी करे माइंड में जब क्वेश्चन सामने आए। वो किस तरह आएगा? इनकी मदद से, जिन्हें मैं रोड मैप्स का नाम दे रहा हूं। वो जो पूरा फ्लो चार्ट बनेगा, वो जो पूरा रोड मैप बनेगा, वो आपको पूरे रेगुलेशन के ऊपर एक ग्रिप प्रोवाइड करेगा कि पूछे एग्जामिनर कहां से पूछना है। मुझे स्टेप 1 भी पता है, स्टेप 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पता है, पूछ कहां से पूछता है। वो मिडल से जाके 5 स्टेप पूछेगा, आपका फ्लो चार्ट माइंड में होगा, आपको पता होगा यहां तक तो इसने खुद बता दिया, आगे 5 स्टेप मैं बताता हूं क्या करने हैं। मेरी बात समझ आई? और ये 5 स्टेप कहां पे मिलेंगे? अच्छा, यहां करके ये 5 स्टेप डिस्कस हैं इस रेगुलेशन के अंदर, इस रेगुलेशन से ऑनवर्ड। मेरी बात समझ आ रही है? सो ये फ्लो चार्ट इनफैक्ट आपके लिए रोड मैप्स का काम करेंगे। इनके बगैर अगर आप ये सोचते हो कि पेपर पास हो जाएगा इनके बगैर, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, नहीं होना। मैं स्ट्रेट कह रहा हूं, साफ अल्फाजों में डरा रहा हूं कि रोड मैप्स इतने जरूरी हैं। क्या मेरे रोड मैप जरूरी हैं? नहीं, आप लोगों के रोड मैप जरूरी हैं। मैं जो भी बनाऊं, आपको ना पसंद आए घर जाके अपना बनाएं। मेरी हांडी ना पसंद आए कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी हांडी पकाओ। मेरी बात समझ आती है? चलो, अच्छा। सो रोड मैप्स के बगैर आप समझते हो कि अगर ये हो जाएगा पेपर तो नहीं होगा। रोड मैप्स बहुत ज़रूरी हैं। एक चैप्टर के एंड पे, एक चैप्टर कहूँ या मैं यूँ कहूँ एक रेगुलेशन के एंड पे, उसका रोड मैप खूबसूरत सा आपके सामने होना चाहिए, आपकी नोटबुक के ऊपर। आपकी नोटबुक में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखा हो बायबैक रेगुलेशन, ये रोड मैप है, ठीक है। और अगर से मैं कहूँ कि पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, ये रोड मैप है, तो रोड मैप से मेरे जहन, माइंड मैप मेरे जहन में होना चाहिए। मैं खुद ब खुद ढूंढ लूंगा कहाँ पे कौन सी बात लिखी है। मुझे माइन्यूट डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मेरे पास बुक है। मुझे ये मैप्स चाहिए। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक और गुमान भी दूर करता चलूँ। मैंने कहा, जिसने कहा मैं आज सिर्फ डिस्कशन करूँगा इस पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट बातें, एक और गुमान दूर करता चलूँ। CFAB लेवल पे भी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो ऑथर की बुक पढ़ रहे होते हैं बैठ के। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप क्लास ले रहे हो तो जो ऑथर की बुक आपके लिए रोड मैप का काम कर रही है वो आप क्लास में कर रहे हो, तो फिर आप फजूल में बस एक और एक्स्ट्रा मेहनत करें और कुछ नहीं करें। मेरी तरफ से आप जो मर्जी ऑथर की बुक पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या ऑथर की बुक को वो पेपर में ले जाने देगा? ओपन बुक एग्जाम है, क्या ले जाने देगा? नहीं। उसने आपको सिर्फ बेयर एक्ट अलाउ करने हैं। तो फिर उस बुक को पढ़ने का फायदा होगा अपने नोट्स को, और वो भी खुदा का वास्ते ऐसे नोट्स नहीं बनाने जिसके अंदर पूरा लॉ ही लिख दिया हो। ऐसे नोट्स नहीं चाहिए मुझे।
मुझे चाहिए कि एक रेगुलेशन के मैक्सिमम आपने पेज यूज किए हो तो 3-4 नोटबुक के पेज यूज किए हो, बस दैट्स इट। उन 3-4 पेजेस में मोटी मोटी बातें लिखनी है, माइन्यूट डिटेल्स नहीं चाहिए। वो बेवकूफ़ी होगी अगर आप अच्छा सर ने कहा था लिखना है, नहीं, हम लिखा हुआ बुक में पढ़ लेंगे वहां से, मोटी मोटी डिटेल्स। बात समझ आती है? मैं एक डिटेल शायद मेरे पास यहाँ कहीं फोल्डर करीब में पड़ा हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देख लेते जी, अगर मेरे पास कहीं करीब में कहीं फोल्डर नज़र आता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये नहीं चल रहा जी, ओके कोई बात नहीं, ये चल रहा। मेरा ख्याल है अभी मुझे अपने ही बनाई हुई चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ से नहीं, मुझे अभी नो आइडिया यहाँ पे कहाँ पे करके फोल्डर पड़ा है। ये मेरा ख्याल, आई थिंक सो दिस वन, नो नो अभी नहीं मिल रहा जी, मैं आपको कल दिखा दूंगा इंशाल्लाह। इधर मुझे अभी नहीं आइडिया हो रहा कि वो कहाँ करके पड़े हैं। मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं है कहाँ करके पड़े हैं। माइंड बैट्स नहीं, कोई नहीं जी, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मुझे इस वक्त लैपटॉप में नहीं मिल रहा कि कहाँ करके मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं। नहीं जी, अभी नहीं मिल रहा जी, इंशाल्लाह आपको ढूंढ के दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी सॉरी जी, अभी नहीं मैं दिखा पा रहा, सॉरी। वापस आता हूँ। रोड मैप्स के अलावा हम लोग बात करते हैं ज़रा आगे थोड़ा सा। मैंने कहा रोड मैप्स में हमें सिर्फ फ्लो चार्ट बनाने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। ऑथर की बुक पढ़नी है, इट्स योर कॉल, पढ़ना चाहो पढ़ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जिस बुक के बाद आप उसको एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाए। तो हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे फिर? हम जनाब आई कैप ने एक आई कैप ने रिकमेंड तो नहीं की हुई वैसे, लेकिन एस एस सलाम की जो बेयर एक्ट हैं ये वेल डिज़ाइंड हैं फॉर CFAP 2। आपको रेड कलर की बुक मिलेगी, बाउंडेड वॉल्यूम मिलेगा, वो आप कैरी कर सकते हो। अभी हमारी बात हो रही थी बुक शॉप वालों से, तो उन्होंने बताया कि इस बार उन्होंने ये वॉल्यूम इस तरीके से डिज़ाइन किया कि इसकी कॉस्ट को स्लाइटली इंक्रीज़ करके उन्होंने आगे आने वाली साल की जो अपडेट्स हैं वो मुफ्त कर दी हैं, फ्री कर दी, मैंने वही कॉस्ट इनबिल्ट कर लिया उन्होंने इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। तो आपको एस सलाम की बुक मिलेगी CFAP 2 के लिए, उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि आई कैप की रिकमेंडेड बुक फॉर CFAP 2, और ये रेड वॉल्यूम होगा गालबन, ठीक है, क्योंकि ऐसे इस्लाम में भी दो हैं इस वक्त शायद, ऐसे इस्लाम और ऐसे इस्लाम इस्लामाबाद। तो ये इस्लामाबाद है गालबन, रेड कलर का बाउंडेड वॉल्यूम होगा जो कि CFAP 2 के लिए डिज़ाइन किया गया है और मार्केट में आज ही आया है शायद प्रिंट होके, ठीक है। सो इसलिए आप देख रहे हैं मेरे पास भी कोई वॉल्यूम इस वक्त नहीं है। सो रेड वॉल्यूम CFAP 2 एस इस्लाम, ये वो बुक है जो आपको अलाउड है एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए। क्या ये काफ़ी है एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए? यस, ठीक है जी। पिछले जितने पेपर्स आ चुके हैं उसके अंदर वो बुक सफिशिएंट रही है, क्योंकि उसने आई कैप के इसी मॉडल को, ये चल क्यों नहीं रहा हमारा, आई कैप के इसी मॉडल को जो इस वक्त हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जस्ट अ मिनट, आई कैप के इसी मॉडल जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि ये हमारी ग्रिड जो है, उसने इसी ग्रिड को बेस बनाकर आपकी जो बुक है एस इस्लाम ने वो डिज़ाइन कर दी है। तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर, एक्स्ट्रा सेक्शंस के अंदर, रेगुलेशन, या हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि यार ये काट दो ये रख लो, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी ऑन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन हो जाए पता नहीं, चल हो जाए भाई। ये जी फाइनली आप एक दफ़ा ग्रिड देख लें अपनी, तो हम दोबारा इस पे आते हैं। लास्ट में बिल्कुल डिस्कशन हमारी ग्रिड पे ही हो रही होगी, ठीक है, सो परेशान नहीं होना।
जस्ट अ मिनट। फाइनली, थैंक यू सो मच। ये हमारी ग्रिड है। अगर जो रीसेंट ग्रिड आई है हमारी डायरेक्टिव के अंदर, जो हमारी CFAP 2 के हवाले से है, प्लीज़ आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें तो कर लें। CFAP 2 के, तो इसी ग्रिड को कंसिडरेशन में रखते हुए ऐसे सलाम अपने मॉडल को डिज़ाइन करता है, अपने बेरेक्ट को डिज़ाइन करता है। तो इसलिए कहा कि ये पर्टिकुलरली परफेक्ट मटेरियल है ओपन बुक। इज दैट क्लियर? जो चीज़ें हमारे सिलेबस से निकल गई होंगी वो इसने बुक ने निकाल दी होंगी, तो हमें वो हेक्टिक रूटीन में जाने की ज़रूरत ही नहीं कि हम वो दूसरा बाउंडेड वॉल्यूम पकड़ें और उसमें से काटते फिरें कि कौन सा चैप्टर या कौन सी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। मेरी बात समझ आती है? सो हमारा ये वॉल्यूम हमारी ओपन बुक के लिए इनफ होगा। ऑथर की बुक वो आपका सरदर्द है कि आपने उसे कैसे करना है, या आपने सिर्फ अपने रोड मैप्स बनाने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हर्डल आती है, जब मैं आपको कहूँगा ना अपना मैप बनाओ, तो घर जाके पता लगेगा कि उसी के लिए खाली शायद 1 से 1.5 घंटा चाहिए उस मैप को डिज़ाइन करने के लिए, और वो भी पहले दिन डिज़ाइन नहीं होगा शायद। क्यों? क्योंकि पहले दिन तो अभी क्लास चल रही है, हो सकता है वो रेगुलेशन 3 दिन में ख़त्म हो, तो 3 दिन में आपके पास कोई फाइनल आउटपुट आएगी कि अच्छा ये है जो फ्लो चार्ट या ये वो माइंड मैप है जो हमें इस्तेमाल करना है फाइनल। तो फाइनल बनते बनते 3-4 दिन लग जाएंगे, और अल्टीमेटली एक टाइम की रिक्वायरमेंट तो आएगी, एक अच्छी चीज़ बना रहे हो। और फिर इनिशियली ऐसे फील आती है, स्टूडेंट ऐसा ज़्यादा सियाना हो जाता है इस टाइम पे कि वो ये नहीं देखता कि जब वो मोबाइल देख रहा हो ना, तो 10 मिनट के लिए देखना शुरू करेगा और पता लगेगा आधे घंटे बाद कि ओहो मोबाइल देख रहा था। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट उसे फील नहीं होता। लेकिन वो अगर किसी ऐसी एक्टिविटी पे टाइम वेस्ट कर रहा हो ना, टाइम वेस्ट तो नहीं कहूँगा, टाइम कर रहा हो, तो उसे लगता है सर ने किस आरे लगा दिया। अच्छा भला पढ़ के जान खुद, इस आधे घंटे में मैं 3 पेज पढ़ सकता था, सर ने किस आरे लगाया हुआ है। बट ये जो एक्टिविटी है ना, ये आपको तब हेल्प करेगी जब आखिर में आप रिवीजन के लिए अपने वो नोटबुक खोलेंगे। एक रिवीजन के लिए नोटबुक खोलेगी बेटी से, शुरू से दोबारा रेगुलेशन पढ़ना शुरू करेगी। जब तक आखिर तक नहीं पहुंचेगी, इसका माइंड में वो क्लियर ही नहीं होगा कि इसने क्या पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन एक बच्चा जब अपना नोटबुक खोलेगा और पहले पढ़ने से पहले रेगुलेशन को, वो पूरे स्केच को फर्स्ट से लेकर एंड तक पढ़ेगा, तो उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा यार ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इस रेगुलेशन के अंदर मिलनी है मुझे। पहले स्टेप ये है, 2 सेकंड ये है, 3rd ये है। मेरी बात समझ आ रही है? सो वो उस वक्त रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। और मेरा ये ख्याल मानना है, इनके बगैर अब पेपर में बैठ के ये दुआ करना कि या अल्लाह ये क्वेश्चन जो आए इसका मुझे समझ आ जाए कहाँ से आया और मैंने क्या क्या लिखना है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और लास्ट 2 अटैम्प्ट्स देख के तो वैसे ही यकीन हो गया मेरा कि अब ये पॉसिबल नहीं है। 2021 की जो दोनों अटैम्प्ट्स हैं वो इस बात का सबूत हैं क्लियर कि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो सकता जब तक वो माइंड मैप आपके दिमाग में नहीं है। अच्छा, 2 रास्ते हैं, या तो दिमाग में बिठा लो या कागज़ पे बिठा लो। मेरा ज़्यादा ख्याल कहता है कि कागज़ पे बिठा लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर माइंड से निकल भी जाए, स्किप भी हो जाए, तो एटलीस्ट रेफर बैक किया जा सके। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, इसी के साथ एक और एक्टिविटी जो स्टूडेंट बेतहाशा गलतियां करते हैं इस लेवल पे, इतना मेच्योर होने के बाद भी, शायद आप लोगों ने बचपन में भी की हो, मुझे नहीं पता। हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, इसके साथ ही लिख रहा हूँ प्लीज, मेरा ख्याल नजर आ जाएगा ऑनलाइन। हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट बुक, ये बुक है अब आपके वो ओपन बुक, आपने कुछ एरियाज को हाईलाइट करना है, कुछ स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करना है, किसी कीवर्ड को हाईलाइट करना है, राइट? मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, सुभान अल्लाह, जब वो पेपर में आते हैं तो उनकी पूरी बुक रंगी होती है, पूरी बुक। पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन पूरा बुक हाईलाइट की होती है उन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आती इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिर मुझे ये बताओ पहले। मतलब एक पेज है, उसके ऊपर ना 4 तरह के हाईलाइटर। अच्छा, कोई बहुत सियाना हो जाता है, वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, एक नहीं इस्तेमाल करूंगा, 4 तरह के इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे नजर आए। और भाई कुछ नजर नहीं आता, बस सिर्फ कलर प्रिंटिंग नजर आती है कि बुक कलर प्रिंट है। ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, आप लोग करते रहे हैं बचपन में ऐसा कि नहीं? उनको बस हाईलाइटर मिलना चाहिए, एक तोता मिलना चाहिए, बस वो लगा रहते हैं, उनको हर चीज इंपॉर्टेंट लगनी शुरू हो जाती है पहली बारी में ही, और उन्हें लगता है ये भी हाईलाइट कर दो, ये भी आ जाएगा पेपर में आएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुक, जिस तरह इस वक्त आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जाम्पल बुक है और वो ब्लैंक है, तो जो ब्लैंक बुक का हाल है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कौन सी बात कहाँ पे लिखी है, आपको सर्च करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, यही उस प्रिंटेड वाले का भी हाल होता है। बस वो एम ही कलर कर रहा होता है किताब पे और उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है बहुत सोच समझ के, हमें उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होगा। मैं शुरू में शायद प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं आपको कहूंगा बेटा देखो ये कीवर्ड है, इसको सिर्फ हाईलाइट करो,
ताकि कभी दोबारा इस रेगुलेशन में आओ तो आपको इस कीवर्ड को पता लग जाए, यहां कंडीशंस लिखी हैं तो सिर्फ कंडीशंस को हाईलाइट करो, ठीक है। यहां पे प्रोसीजर लिखा है, सिर्फ प्रोसीजर को हाईलाइट करो ताकि अगली बार जब रेफर बैक करो तो वर्ड जब हाईलाइट हो, आई कैची बने, तो पता लगे यहां प्रोसीजर्स हैं। ओके फाइन, साथ मेरी नोटबुक मेरी हेल्प कर रही हो। बात समझ आती है? क्योंकि नोटबुक पे तो खाली लिखा होगा प्रोसीजर्स, प्रोसीजर लिखे तो ओपन बुक में हुए हैं। पहले पढ़ रही बात, ओके। सो हाईलाइट करते हुए खुदा का वास्ता है, अगर उस तरह की हाईलाइट करनी है तो उससे बेहतर है ना करना। और एक और कुछ माशाल्लाह ऐसे आवाम पाई जाती है, ये मैं एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के एग्री करें ना करें, होगी ऐसी कोई आवाम जो एग्री भी करती होगी। हाईलाइटर है, नहीं आज अवेलेबल, आज फर्म से चोरी नहीं किया, सपोज फर्म की स्टेशनरी नहीं उठाई, क्लाइंट की स्टेशनरी नहीं उठाई। अभी ये जो हंस रहे हैं इनको पता है कि क्लाइंट पे जाके ये लोग क्या करते हैं। अल्लाह अकबर, चलो जी। सो क्लाइंट की स्टेशनरी नहीं उठाई तो हाईलाइटर नहीं, आज पढ़ने बैठ ही गए थे तो अब हाईलाइटर नहीं है। अब हाईलाइटर नहीं तो दिल टूट जाता है, यार हाईलाइट कैसे करूंगा, कुछ मिल गया तो। अब इस दुख में ना, अब बाय सपोज मार्केट नहीं जा पा रहे तो आज पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि आज हाईलाइटर नहीं है। तो खुदा के बंदो, अगर ऐसी साइकोलॉजी है ना तो इससे बेहतर है कि तुम पेन पकड़ लो और सिर्फ उससे एक डब्बा बना दो, दैट वुड बी एनफ। क्योंकि पेन हर वक्त अवेलेबल होगा तुम लोगों के पास। तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे अपनी लाइफ में जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि आज हाईलाइटर नहीं है, कल होगा इंशाल्लाह, वो फिर दिन कल आता ही नहीं है कभी, क्योंकि कल अगले दिन कोई और मसरूफियत। सो बेहतर ये है कि जो चीज़ हत्ते चढ़े उससे हाईलाइट करने का मकसद है कि उसे आई कैची बनाना है। तो आई कैची इस तरह बनता है, इस तरह बना लो, स्क्वायर लगाना पड़े, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करना पड़े, तुम्हें जो आसान लगता है वो कर लो। और आई कैची का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि पूरी किताब को आई कैची बनाया हुआ है। अच्छा, बड़ा अच्छा एहसान करते हैं, देखें यह एहसान हो रहा होता है। मतलब ये कौन सा आई कैची है, आप मुझे खुद बता दो, ये कौन सा आई कैची है। ये ऐसा करते हैं स्टूडेंट, मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेजोरिटी करती है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, ये हरकतें करती है। ये बुक जब खुलती है ना तो इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं अगर कहता हूं सपोज प्रोसीजर के बारे में कहां लिखा है, हो सकता है इसमें से प्रोसीजर वाला वर्ड यहां पे करके लिखा हो, लेकिन सारे आई कैची पढ़ने पड़ेंगे बिफोर कमिंग टू द प्रोसीजर्स, बिफोर रीचिंग द डिजायर्ड पॉइंट। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये बेसिक गलतियां हैं जो मेच्योर बच्चे करते हो। आप मेच्योर हो माशाल्लाह, अब आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे चंद पेपरों की मुसाफत पे आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, जिसे आपने अचीव करने के लिए कर्सा सी कैफ को बर्दाश्त किया, उससे पहले AFC बर्दाश्त किया, ठीक है, ऐसे ही है ना। और अब पार्टनर्स को बर्दाश्त कर रहे हो, चलो फर्म को बर्दाश्त कर रहे हो, सीनियर मैनेजर्स को बर्दाश्त कर रहे हो, चलो कोई नहीं, ये वक्त भी एक अच्छा वक्त भी आएगा, डोंट वरी। अच्छा जी, क्योंकि अभी तक जो आप जिस फेज़ में गुजरे हो उसमें आप इंसान तो नहीं रहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुबह कितने बजे उठते हो? 8 बजे, चलो मैं कहता हूँ रफली 8 बजे उठ जाते होगे 9 बजे तक ऑफिस पहुँचने के लिए। 9 to 5:30 तक तो सभी बैठते होगे, इससे ज़्यादा कम क्या बैठाएंगे। 5:30 के बाद आपको हम जैसे लोग पकड़ लेते हैं, क्या आओ पढ़ लो, आओ पढ़ लो, ठीक। फिर यहाँ से जाओगे, सपोज अभी तो आप में से किसी ने अपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि ज़्यादा पढ़ रहे हो, मल्टीपल इस वक्त स्टडी में 2 पढ़ रहे हो, ठीक है। और सेम डे पे 2 क्लासेस हैं, नहीं एक 3 दिन वो 3 दिन ये, मतलब 6 दिन के लिए कॉलेज आना ही आना है, कंफर्म हो गया। और 8 बजे घर जा रहे होगे, 8:30 बजे घर जा रहे होगे, ऐसे ही है ना कुछ। 8:30 बजे जाके 9 बजे घर पहुंचे हो, सपोज खाना खाना है, इंसान हो, थोड़ा सा खाना खाओगे, उसके बाद सिर्फ इस परेशानी में बैठ जाओगे कि अब पढ़ना है, कि सोएं कि पढ़ें। अब नींद भी आ रही है, सुबह के थके भी हुए हैं, तो इंसानों वाली कोई बात नहीं रह जाती। अगर आपने किताब दोबारा खोल ली पढ़ने के लिए तो इंसानों वाली कोई, तो ये 3.5 साल फेज़ इंसानों वाला फेज़ नहीं होता, मशीनों वाला फेज़ होता है जिसमें से आप गुजर रहे होते हो। चलो जी, अच्छा ये गलती मैंने समझानी चाहिए, ये मेरा ख्याल है समझ आ गई। तो हाइलाइटर की गलती हमारी नहीं करनी, अंडरलाइनिंग की मैक्सिमम अंडरलाइनिंग्स नहीं करनी, हमें कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं ताकि वो हमारे माइंड मैप्स को, रोड मैप्स को सपोर्ट करें। दैट्स एनफ वी नीड। मेरी बात समझ आती है यहाँ तक? चलो ये फिर बंद हो जाना, इसको हम ऑन कर ही लें एक दफ़ा। तो जी बेसिक ये समझा दिया, आई कैप का बता दिया कि भाई आई कैप खाली आइसोलेशन में नहीं पूछ रहा, उसका हरकत, उसका तोड़, ये हमारी टेक्निक रहेगी रोड मैप्स वाली। मैं खुद भी बनाऊंगा, लेकिन यहीं पे बनाया करूंगा आपके साथ। कुछ रोड मैप्स शायद मैंने कभी बनाए हों जो कि मुझे खुद भी नहीं मिल रहे कहाँ पे रखे हुए हैं, कभी मेहनत कर ही ली
तो वो आप लोगों के साथ यहीं पे बिल्ड करूंगा पूरे के पूरे, ठीक है, इसी बोर्ड पे। चाहो तो वो ही कॉपी कर लो, चाहो तो खुद अपने अच्छे से बना लो, इम्प्रोवाइज कर लो उसे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, बुक डिस्कस हो गई, स्ट्रेटजी पढ़ा करेंगे, सेक्शन मूव किया करेंगे रेगुलेशन पे, फिर कनेक्टिंग जब एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर बताया करूंगा पीछे ऐसी बात पढ़ के आ चुके हो तो ये भी रेफर हो सकता है, वो भी रेफर हो सकता है, और आखिर में पास पेपर का तड़का लगा लिया करेंगे फाइनली इस हांडी में। इतनी ही काफ़ी है, ये बात समझ आती है। अच्छा, अब मेरा दूसरा दुख देने वाला अलमिया जो मैं देने लगा हूँ मजीद, तो आपको लगेगा आज मैं सिर्फ आप लोगों से वैसे कड़वी कड़वी बातें करने आया हूँ, लेकिन परेशान नहीं होना, ये कड़वी बातें काम आएंगी, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी पे आपने इन कड़वी बातों को कैसे बर्दाश्त करना है। अच्छा, दूसरी बात, मैं कुछ वर्ड्स लिखने लगा हूँ, रीडिंग और बीसी बिजनेस कम्युनिकेशन में ये पढ़ के आ चुके हो, लेकिन मजाल है जिंदगी में अप्लाई करके देखा हो। ये 3 वर्ड लिखे हैं, जब पढ़ाना शुरू किया था तब से बोल रहा हूँ, आज भी यही 3 वर्ड्स बोल रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन के तीनों वर्ड्स हैं और ये पढ़ के आ चुके हुए हो। रीडिंग, स्किमिंग, कंसाइजनेस। अच्छा, रीडिंग क्या है? जो फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे साथ रीडिंग करेंगे वो डिटेल्ड रीडिंग होगी, मतलब मैं कुछ सेक्शंस पढ़ाऊंगा, यहीं पे पढ़ा के जाया करूंगा, ठीक है। सेक्शंस पढ़ाऊंगा, कुछ सेक्शंस के एक्सट्रैक्ट घर से पढ़ने के लिए दूंगा कि बेटा ये जो सेक्शंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें घर जाके पढ़िएगा, ठीक है। अगले दिन आप वो कोशिश करेंगे कि आप वो पढ़ के आएं, और अगर एटलीस्ट ना पढ़ पाएँ तो ये ज़रूर ईमानदारी से कोशिश करनी है कि वीकेंड पे उसे ज़रूर पढ़ें, कि जो वीकेंड का कोर्स हो, 3 दिन क्लास होनी है, 3 दिन का जो कोर्स हो वो अगले 3 दिन में कंप्लीट होना चाहिए ईमानदारी के साथ। वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सर आपकी क्लास के बाद हमारे पास और भी काम है, किसी और की भी क्लास हमने लेनी होती है, ठीक है, वो भी लें, लेकिन तरतीब ये हो कि फिर वीकेंड स्पेंड हो बुक्स के साथ। मैंने कहा ना, इंसानों वाला कोई काम नहीं रहना आप लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा जी, स्किमिंग क्या है? एक दफ़ा जिन्होंने रीडिंग कर ली, अब यहाँ पे वो जहाँ से बात शुरू की थी ना हमने कि अटेम्प्ट जिसकी जून में और जिसकी दिसंबर में, उसने क्या करना है। देखो, जून वाली अटेम्प्ट के लिए ये स्किमिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे? वो ये स्किमिंग कब करेगा? स्किमिंग क्या है कि आप इररेलेवेंट डिटेल्स को छोड़ते हो और रेलेवेंट वन पे फोकस करते हो, यही है ना स्किमिंग। पता ही नहीं सर, पता नहीं बीसी में पढ़ ली होगी, पास पूस हो गई, हमें नहीं पता। स्किमिंग का मतलब ये होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन की टर्म है, जिसका मतलब है कि आप रीडिंग कर ली, आपने थोरो रीडिंग हो गई, अब आपने इररेलेवेंट डिटेल को फिल्टर करना है और रेलेवेंट वन को फोकस करना है। अब इधर यहाँ पे होगा क्या, आप इन माइंड मैप्स का सहारा लोगे, ठीक है, और उस रेगुलेशन को जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो पूरे रेगुलेशन को हरगिज नहीं पढ़ोगे, बेवकूफ़ी नहीं करोगे, बल्कि उसमें से मोटी मोटी बातें जो हाईलाइट की होंगी सिर्फ उनको उर्दू में पढ़ो, पश्तो में पढ़ो, जिस मर्जी में, जिसमें समझ आती है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको उर्दू में लॉ समझ आता है, मेरे को, मैं खुद बता देता हूं, मुझे उर्दू में लॉ पढ़ने का बहुत मजा आता था कि मोटी मोटी बातें उर्दू में याद कर लिए, अच्छा ये 4 बातें इस लॉ के अंदर लिखी हुई हैं, या इस रेगुलेशन के इस सेक्शन में ये 3 बातें लिखी हुई हैं, ये ओके फाइन, ऐसे करते रहो आप लोग। वैसे एफएससी वगैरह में वो टेक्निक यूज करो, माइंड मैप्स का सहारा लो, आई कैची वर्ड्स को पकड़ो और उनके ऊपर पूरा किला तमीर कर दो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीडिंग नहीं करनी, स्किमिंग करनी है। मोटी मोटी बातें 2-2 लाइनें पढ़ते जाना है और आगे निकलते जाना है। कैसे होगा? इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। बेटी की शक्ल जैसे लग रहा है, ये नामुमकिन बातें हैं आप जो बता रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, कल जाके एक दफा किसी से मशवरा लेते हैं, इस बार अटेम्प्ट में कॉर्पोरेट लॉ दें कि ना दें। नहीं जी, मैं समझा ये रहा हूं, ये उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो उनकी अगली अटेम्प्ट है, उनके लिए भी कोई खास बात नहीं है, उनके लिए भी इतनी ही टफ है जितना आपके लिए टफ है, ठीक है। सो रिलैक्स फील करो, बस डरा लिया जो मैंने डराना था। अब आप इसे कर सकते हो, ये चीज डेवलप करो। कैसे कर सकते हो? वो ये टेक्निक्स हैं जो मैं बता रहा हूं। और ये क्या एक ही दिन में आ जाएंगी? नहीं, हमारे पास 3 महीने हैं पूरे, जिसमें हम इस 3 महीने में ये टेक्निक डेवलप करेंगे। आज क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाती हैं क्लासेस, ऐसे ही है ना, अप्रैल एंड तक जाती हैं। तो हमारे पास 3.5 मंथ्स हैं, हमें ये टेक्निक ही तो डेवलप करनी है। ये पढ़ना ही तो मैंने सिखाना है। लॉ तो आप मेरे से बेहतर पढ़ लोगे, मुझे ये पढ़ना सिखाना है कि ये इस तरीके से पढ़ना है ताकि पास हो सके। मेरी बात समझ आती है? चलो, सो स्किमिंग क्या करोगे? माइंड मैप्स, अपने माइंड मैप्स खोलोगे, अपनी नोटबुक्स खोलोगे, उनको एक दफा गो थ्रू करोगे। जब पूरा रेगुलेशन गो थ्रू हो गया, जो कि कुछ रेगुलेशन में पॉसिबल है, कुछ में नहीं पॉसिबल होगा,
गो थ्रू हो गया, फाइन, फेयर इनफ। अब मैं हाईलाइटिंग वर्ड देखता जाऊंगा और उस माइंड मैप चूंकि मेरे जहन में है, इसको क्रैम कर सकते हो। लो जी, मैं ये भी कह रहा हूं, इसको क्रैमिंग कर सकते हो। ये मैप बना के याद कर लो, वैसे एक दफा बनाओगे तो याद ही हो जाना है, लेकिन बना के याद कर लो, कोई मसला नहीं। इसकी क्रैमिंग होगी, माइंड में पूरा मैप चलेगा एक फिल्म की तरह, और इंशाल्लाह चलेगा। परेशानी होना कि सर फर्जी बातें कर रहे हैं, हवाई के लिए तमीर कर रहे हैं, नहीं, हवाई के लिए नहीं है। 4 साल की रिसर्च के बाद या बनाने जो भी किया, 4 साल के बाद बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ये माइंड में ये चलेगा, फिल्म चलेगी, फिल्म के साथ साथ बुक खोल लेंगे और वो आई कैची वर्ड्स को पढ़ के ये कहते जाएंगे, अच्छा ये बात यहाँ है, ये बात यहाँ है, ये बात, ये वो वाली बात है, ये वो वाली बात है, ये वो वाली बात है, ओके फाइन। और पेपर स्किम होते जाएंगे, वो रेगुलेशन स्किम होता जाएगा। एक बच्चा जिसने ये माइंड मैप नहीं बनाया होगा, वो वही रेगुलेशन पढ़ेगा 2 दिन लगा के, रिवाइज जब करने बैठेगा। और चौथे दिन मैं उसे पूछूंगा, हाँ बताओ, वो कहेगा सर दोबारा पढ़ के बताता हूं, क्योंकि याद कुछ नहीं है उसे, क्योंकि वो याद करने की नीयत से तो पढ़ ही नहीं रहा, वो तो रीडिंग कर रहा है। तो याद उसने ये करना है, उसको सपोर्ट करना है इधर। वो ये बातें समझ आती हैं, ये फर्जी बातें नहीं है, हवाई बातें नहीं है, बेसिस पे किला तमीर कर रहा हूं, ठीक है, फाउंडेशन बना रहा हूं कि ये ऐसे करोगे तो वही रेगुलेशन, शायद मैं कह सकता हूं, इफ आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, तो शायद 2 घंटे के अंदर वो पूरा रेगुलेशन उस बच्चे से ज्यादा अच्छा पढ़ के खत्म करोगे। जिधर ये बात आ जाएगी, अच्छा ये 4-5 बातें थीं और ये यहाँ यहाँ करके लिखी हैं, और ये मैंने 5 वर्ड्स, की वर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं, दैट्स ऑल। मुझे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, मैं ये की वर्ड सामने रख लूंगा, अगर मैंने अपने आप को श्योर करना है, बस दैट्स इट। मेरी बात समझ आई? तो यही हमने करना है, ये तरीका वारदात रहेगी हमारी। अब लास्ट पॉइंट की तरफ, ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है, कंसाइजनेस राइटिंग के अंदर। देखो बेटा, एग्जामिनर ने बेतहाशा दफा लिख दिया आपके एग्जामिनर कमेंट के अंदर, दिल करे तो पढ़ के देख लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस स्टेज के ऊपर वो आपसे प्रोफेशनल राइटिंग चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप लिखें आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मिस्टर अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज वेरी पंचुअल, ही इज दिस, ही इज ही इज दैट, ठीक है, ये चीज वो नहीं चाहता। स्टूडेंट्स आज भी जंपिंग सेंटेंसेस लिखते हैं, ऐसे जंपी सेंटेंसेस कहते हैं कि एक सेंटेंस थोड़ी सी देर बाद खत्म हो गया और फिर नया सेंटेंस, फिर नया सेंटेंस, क्योंकि आपको और बात आ नहीं रही होती ना। बल्कि मेरा ख्याल है, पता नहीं आप लोगों के केस में, हम जिन स्कूलों से पढ़े हैं वहाँ पे तो एक स्टैंडर्ड बना होता था, मजबून ऐसे बना होता था, और आपने क्या करना होता था उसमें, अगर माई बेस्ट फ्रेंड पे आ जाए तो वहाँ पे फ्रेंड फिट कर लेने हैं, फादर पे आ जाए तो वहाँ पे फादर फिट कर लेने हैं, और देखने वाले ये भी नहीं देखते आई हैव मैनी फादर्स बट दैट वन इज़ माई बेस्ट फादर, वो ये भी नहीं जहमत करते थे कि यार स्टेटमेंट को ही चेंज कर लो, तुम लोग गलत रट्टा मार रहे हो। सो मैं तो उन स्कूलों से पढ़ा हूँ कि जहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही होती थी। सो हम उसी तरह के सेंटेंस आज भी लिख रहे हैं, कभी लिख के नहीं देखा ना, लेकिन लिखते वही हैं। वो नहीं मांगता, वो प्रोफेशनलिज्म मांगता है। वो कहता है आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए कि एक ये वो बंदा है जिसको मैं इस पेपर के पास होने के बाद, शायद कुछ और पेपर अगर इसके रहते हैं, चले मैं कहता हूँ ये आखिरी पेपर है, इस पेपर के पास होने के बाद मैं सीए की डिग्री देने लगा हूँ, सर्टिफिकेशन डिग्री कहना सॉरी सर्टिफिकेशन देने लगा हूँ इस बंदे को, और ये आगे जाके लोगों को एडवाइज़र बनेगा, लोगों को लॉ गाइड किया करेगा। तो वो बड़ा रिलक्टेंट है इस बात के ऊपर आपके पेपर को देख के। बात समझ आती है? आप लोगों का अपनी फर्म में सीनियर्स वैसे तो बगैर कहीं भी मशवरे दे रहे होते हैं, कभी मशवरा लिया हो कि स्टूडेंट के सीनियर से, कभी पूछा हो आप लोगों ने, तो उन्होंने कभी आपको बताया कि ऑडिट में वैसे आपकी फर्म्स में ऑडिट का पेपर दिया है सीनियर्स ने, ऑडिट के पेपर दिए हों या लॉ का पेपर दिया हो, उनके रिमार्क्स क्या रहे हैं वैसे इस हवाले से? एक ने कहा कि बहुत अच्छा पेपर हुआ था लेकिन 27 मार्क्स आए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ये पॉइंट ये है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा आप लोगों को मैं चलें स्ट्रेट कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन को, क्या किसी ऐसे सीनियर से बातचीत हुई जिसने कहा हो पेपर बहुत लेंथी होता है, कंप्लीट नहीं होता? रिपोर्टिंग नहीं, मैं लॉ के हवाले से या ऑडिट के हवाले से बात कर रहा हूँ। इन 2 सब्जेक्ट में कभी बात हुई? कहा गया था। अच्छा, होता क्या है एग्जामिनर आपसे कंसाइज्ड मटेरियल चाह रहा होता है। स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, उसे लगता है कि ये जो एक सवाल मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे अपना बेस्ट दे देना इसमें, और इसी सवाल में बस मैंने दिल जीत लेना एग्जामिनर का, ठीक है। वो उस चक्कर में लग जाता है
और उसे ये नहीं पता लगता कि वो टाइम रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा लिख गया या अननेसेसरी मटेरियल उसने लिख दिया जिसका एग्जामिनर ने उससे पूछा भी नहीं था, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि एग्जामिनर ने लिखा इररेलेवेंट डिटेल, और आगे उसने स्टूडेंट ने एग्जामिनर ने आखिर में रिमार्क्स में लिख दिया कि स्टूडेंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम इन राइटिंग डाउन इन नरेटिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। मतलब कोई मार्क्स नहीं मिला उस एक्स्ट्रा डिटेल लिखने का। लॉ का पेपर मैथमेटिकल है, ये बात याद रखना। अगर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन के मार्क्स रखे हैं से 3, उसने आपसे 3 बातें पूछी हैं, अगर आपने तीनों पूरी लिख दी हैं 1 2 3 पैराग्राफ में लिखी हैं, बुलेट्स में लिखी हैं, डैम केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एग्जामिनर को 3 बातें पूरी ठीक हैं, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और याद रखना अगर 3 बातों में से एक बात भी नहीं लिखी और 2 पैरा लिख दिए हैं, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ये मैथमेटिकल पेपर है, तो पास होने के चांसेस बढ़ गए हुए हैं। ये वो सब्जेक्टिव पेपर नहीं कि 3 लिखे हैं, एग्जामिनर को कहीं मार पड़ी होगी अपनी बेगम से या लड़ा होगा अपनी बेगम से और बच्चों पे चीखा होगा, उसके बाद उसने पेपर चेक किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसने अगर आपकी 3 बातें लिखी हैं, उसने आपको मार्क्स दिए बगैर वो नहीं रह सकता, ये उसकी मजबूरी है, उसने आपको 3 पूरे देने हैं। सो कंसाइजनेस मैटर करती है, इररेलेवेंट डिटेल नहीं लिखेंगे, राइट पॉइंट पे राइट बात लिखेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे और अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। क्लियर? लेकिन लिखते हुए ये बात का ख्याल रखेंगे कि जंपी सेंटेंसेस का तरीकाकार इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मुझे खुद लिखते हुए नहीं पता कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर फुल स्टॉप। मतलब कि एक रिदम ही नहीं है लिखने में, एक सीक्वेंस ही नहीं है, फ्रेज ही नहीं करना आ रहा स्टूडेंट को। और वो क्यों नहीं आता? स्टूडेंट कभी लिख के देखता ही नहीं है, वो पहली दफ़ा लिखता है और वो लिखता है एग्जाम हॉल में बैठ के। उससे पहले आपको माशाल्लाह सबको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप में से कोई लैपटॉप पे काम करता होगा और कोई कंप्यूटर पे। मतलब कि आप में से बहुत, आपकी जो राइटिंग है वो लिमिटेड हो जाती है फॉर्म में जाके। ये बात दुरुस्त है? आप लोग फॉर्म में हो ना, आप लोगों को लगता नहीं कि आपका राइटिंग बहुत लिमिटेड हो गया, आप सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे हो। और जब से ये गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट है कि आप पेपर बचाओ, दरख्त बचाओ, तो आप लोग तो ने तो लिखना ही छोड़ दिया। बुलेट्स बनाने हैं, कुछ बनाना है, आपने सब कुछ लैपटॉप पे रखा हुआ है। सो लिखते कहाँ पे हो? पहली दफ़ा एग्जाम हॉल में। और फिर ऐसा लिखते हो कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ना बेटा आपके पास 15 मिनट हो रहा है, अपना पेपर ज़रा दोबारा पढ़ लें कि आपने क्या लिखा है, तो आपको खुद ही शर्म आनी शुरू हो जाएगी कि हमने क्या लिख दिया। क्यों? क्योंकि अच्छा होता क्या है, मैं एक्चुअली इसमें से एक कीड़ा निकालने लगा हूँ, उस तक ला रहा हूँ मैं, जो जरासीम है इसमें वहाँ तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है, हम लिखना शुरू करते हैं और लिखते लिखते अचानक याद आता है, ओह एग्जामिनर ने तो ये बताया हुआ है और हम क्या लिख रहे हैं। फिर आप इतने शहजादे हैं, आप काटते नहीं हैं, आप कहते हैं काटेंगे तो टाइम ज़ाया हो गया। आप उधर से ही अपना यू टर्न लेते हैं और अपनी बात को मोल्ड कर लेते हैं और ले आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो आपको अभी ताज़ा ताज़ा समझ आया होता है। तो वो एग्जामिनर को क्या नज़र आता है? यू टर्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे जा रही है, एकदम यू टर्न, दोबारा से यू टर्न लेते हो और अपनी बात का कंक्लूजन ही चेंज कर देते हो। ये गलत है। और इसमें जो कीड़ा है, जो जरासीम है, वो क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग। आप एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक क्वेश्चन को, मैं इस लेवल पे सीए फाइनल के लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो प्लानिंग के बगैर तो ना आंसर करो ना यार। हम स्टूडेंट क्या करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। हम कहते हैं यार अच्छा, और जज्बाती होने में हमारे किरदार जो है, जो अदा करता है, वो हमारा साथ वाला दोस्त होता है। क्योंकि हम पेपर देने बैठे हैं और अभी हम सोच रहे हैं हम सवाल लिखें और उसने आधा सवाल लिख भी लिया होता है और हम बददुआएं देना शुरू करते हैं, जा तेरा पेपर फेल हो। तो मतलब आपको ये बात का गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि यार मुझे नहीं आता, इसको कितना अच्छा आता है, इसने लिखना भी शुरू कर दिया है। मेरी बात समझ? ऐसा होता है, हम लोग ह्यूमन रेस में है ना अजीब सी। वो 3 इडियट का कॉन्सेप्ट ठीक है ना कि खुद फेल हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त पास हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो हम वो दोस्त को देख रहे होते हैं, वो शुरू हो गया, हम नहीं शुरू हुए, फिर हम भी मजबूरी में बगैर प्लानिंग के पेन उठा लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं जो सवाल हमें लगता है कि हाँ हमने ये लिखना है। फिर एग्जामिनर आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देता है, आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते। बातें समझ आ रही हैं? ये वो फ्लॉज है। मैंने कहा पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरा, उसके बाद तो हमने लॉ ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। पहला वो लेक्चर है जो गलतियाँ हैं, जो एग्जामिनर क्या चीज़ है, हमें कहाँ तक अपने दुश्मन के लिए पहुँचना है, दुश्मन ही समझ लें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लॉ। स्टूडेंट को जो क्रैम करते हैं उनको लगता है यार प्लानिंग तो होती नहीं लॉ में, बस रट्टा आना चाहिए और रट्टा लिखेंगे और पास हो जाएंगे। नहीं जी, ऐसे पास नहीं होगा। ये ओपन बुक एग्जाम है, हमें प्लानिंग करनी है क्वेश्चन की।
से मैं कहता हूं एक मार्क्स हैं क्वेश्चन के, से 6 मार्क्स हैं, तो हमें रूल तो पता है ना कि हम किस तरह मिनट्स निकालते हैं। क्या होता है जी, 1.8, 6 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो। मेरा मैथ बहुत कमजोर है, जल्दी से बता दो कितने मिनट्स बनते हैं। 9 मिनट्स। चलो जी 9 मिनट्स। हमने इस 9 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आइंदा से जब भी हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो इस 9 मिनट्स में से आप 5 मिनट्स स्पेंड करें, रफली कह रहा हूं, रीडिंग के ऊपर, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर। सॉरी, ये नजर आ रहा है इतना इजीली? मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम हो जानी है उनके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए। उन्होंने कहना सर आप पैसा करें फिजिकली पढ़ाएं। ले जी, इसमें से 5 मिनट स्पेंड करें, मैं ये कह रहा हूं, फॉर रीडिंग और प्लानिंग। प्लीज एक अपना प्रैक्टिस बना लें कि अपनी, ये नजर आ रहा है यार इजीली, अपनी प्रैक्टिस बना लें कि इस स्टेज के ऊपर अब आप 2 दफा क्वेश्चन पढ़े बगैर क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करेंगे। इस फसाद की जड़ को साइड पे रखेंगे, पेन को साइड पे रखेंगे, साइडों पे नहीं देखेंगे, सोचेंगे आपका कोई बंदा साइड पे नहीं बैठा। क्वेश्चन को 5 मिनट लगा के पहले उसकी रीडिंग करेंगे 2 दफा। जो भी क्वेश्चन होगा कंप्लीट क्वेश्चन 2 दफा रीड आउट करेंगे आप। अच्छा, आपको मेरी बातें बड़ी फिक्टिशियस लग रही होंगी क्योंकि आपको लगेगा एक पेज का पूरे क्वेश्चन है तो 2 दफा पढ़ूं। बेटा 2 दफा पढ़ोगे तो एग्जामिनर की उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच पाओगे जहां पे वो आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट क्या करता है, पहली दफा पढ़ता है, उसका कंक्लूजन बनाता है और उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आंसर कर देता है और बाद में पता लगता है ओहो जिस बात पे क्वेश्चन बनाया वही गलत थी, वो बेस ही गलत थी। फिर पूरा पेपर करने के बाद 27 मार्क्स आते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूं, वो उस बच्चे की बहुत बड़ी गलती ये होगी कि उसने रीडिंग प्रॉपर नहीं की होगी। वो पहली दफा जो उसके माइंड में आया उसने वही लिख दिया। मैं आपको ये फायदा बता रहा हूँ दूसरी दफ़ा पढ़ने का कि दूसरी दफ़ा पढ़ोगे तो या तो पहली दफ़ा पे पहुंचे हुए कंक्लूजन को अफर्म कर दोगे, मजीद पक्के हो जाओगे कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ बहुत सही लिख रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ बहुत सही सोच रहा हूँ, या फिर खुद ही डिनाई कर दोगे। तो जो यू टर्न आपने रस्ते में जाके लेना है ना वो आप शुरू में ही ले लोगे। सो की पॉइंट कि 2 रीडिंग्स आज से हर बच्चा करेगा क्वेश्चन की, पास करने के लिए इंतहाई जरूरी है। प्लीज 2 रीडिंग, ये आपके फायदे की बात बता रहा हूं। 2 रीडिंग्स करोगे क्वेश्चन की, उसी दौरान आप लोग आइडेंटिफाई करोगे एग्जामिनर आपसे क्या करना पूछना चाह रहा है, और फिर जब आप एक दफा पहुंच जाओ कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है तो उसको प्लान करोगे कि इसको लिखोगे कैसे, इसको आंसर कैसे करोगे, एग्जामिनर को किन किन बातों पे आंसर करना जरूरी है। से मैं कहता हूं एक क्वेश्चन आया, आपने कहा लिस्टेड कंपनी के ऊपर, आपने कहा अच्छा मैं इसे सीसीजी में से भी आंसर करूंगा। लाइक मैं प्लानिंग कर रहा हूं अपने माइंड में कि भाई मैं इसे सीसीजी में, और अपने पेपर पे भी लिख लेना यार, कुछ नहीं कहते आपको, उन्हें पता है जब पूरी बुक ही खोलने के लिए अलाउड है तो पेपर पे लिखने से कौन रोकेगा। वैसे आईकेप कहता है कि ये क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखना, लेकिन छोटे से बुलेट्स लिख लेना कि तुम इस क्वेश्चन में किन किन बातों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हो, छोटे से 2-2 लाइन। जैसा मैं कहूं, मैं एक क्वेश्चन में कहता हूं कि जी मैं इसमें सीसीजी के ऊपर डिस्कशन करूंगा, मैं इसके अंदर से बायबैक रेगुलेशन पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ठीक हो गया, और मैं इसके अंदर लास्ट में फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और फिर मैं अपना क्वेश्चन कंक्लूड करूंगा। अब ये है मेरी प्लानिंग, जो मैंने 2 दफा क्वेश्चन पढ़ा होगा 6 नंबर का, और उसमें ये 3 बातें मैंने साइड पे कर ली कि भाई मैं ये लिखूंगा, फाइलिंग रिक्वायरमेंट लिखूंगा, ये मेरा पैटर्न होगा। फिर पेन उठाओ बेटा, और मैं आपको गारंटी करता हूं 9 में से 5 मिनट्स अगर आपके प्लानिंग पे स्पेंड हुए, 4 मिनट्स में कंफर्म गारंटी देता हूं ये एग्जीक्यूशन हो जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसी परफेक्ट एग्जीक्यूशन होगी कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ इसको मेरा क्वेश्चन भी समझ आया, ये मेरे ट्रैप में भी नहीं आया, और अल्टीमेटली आंसर भी ठीक कर गया। मैं ये नहीं कहता ये 100% परफेक्ट होगा, लेकिन ये 70-80% परफेक्ट होने के चांसेस हैं। मेरी बात समझ आती है जिनके, अच्छा अब मैं एक और कंक्लूजन दे देता हूँ, ये गलत बात नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट जो कि 30-35 तक बेचारे रह जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैं सिर्फ कहता हूँ बेचारों को पेपर आता होता है, उनको लॉ भी आता है, उनको ऑडिट भी आता है, उनको हर वो जो पेपर जिसमें फेल हो रहे हैं उनको वो पेपर आता है, वो बेचारे रीडिंग नहीं करते। सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, वो रीडिंग नहीं करते, वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, वो समझते हैं उन्होंने एग्जामिनर को समझ लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो समझ नहीं पाए होते क्वेश्चन, उनको एग्जामिनर ने डेविएट किया होता है, ट्रैप किया होता है, और ये रास्ता दिखाया होता है, वो इस रास्ते पे चल पड़ते हैं।
और उन्हें लगता है कि इस रास्ते के एंड तक पहुंचा कर आए हैं वो कंक्लूजन तक, लेकिन वो रास्ता ही गलत है बेटा। तो उसने तो आंसर 0 ही देना ना, उसने मार्क्स 0 ही देने हैं। वो क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, उसने आपको 0 दे देना है। उसने आपको 1 नंबर भी नहीं देना कि चलो इसने बड़ी मेहनत की है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ ये आपके फाइनल एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम है, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो उसने आपको 0 दे देना। ये बात भी समझ आ गई। सो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एग्ज़ाम हॉल। ये एग्ज़ाम हॉल की टेक्निक्स हैं। लेकिन क्या एग्ज़ाम वाले दिन जाओगे और उस दिन सलमान साहब को याद करोगे कि सर ने कहा था 2 दफ़ा पढ़ना है तो हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। ये 4 महीने लगाओगे इस सारी टेक्निक के ऊपर तो पेपर वाले दिन जाके दुआएं दोगे, वरना बैठा तो वहीं हूँ, क्या कहोगे कि सर ने क्या पढ़ाया है, छोड़ो पढ़ा, इससे बेहतर तो हम खुद पढ़ सकते थे, क्या पेपर आया है, उस तरह तो पढ़ाया ही नहीं। कुछ एक्सक्यूज़ स्टूडेंट के पास बेतहाशा एक्सक्यूज़ हैं, ये इंश्योर अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि क्यों पेपर में रह गया। मेरी बात समझ आइए। सो ये है हमारा प्लान। आई कैप का एग्जामिनर क्या है, हमने कैसे उसको हैंडल करना है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमने क्या करना है, और इस एग्ज़ाम हॉल वाली टेक्निक को बिल्ड करना है आज से, प्रैक्टिस बनानी है उसे। वहाँ जाके मेरी बात याद करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आदत नहीं है ना 2 दफ़ा सवाल पढ़ने की, तो वहाँ पे 2 दफ़ा नहीं पढ़ा जाएगा। वहाँ पे आप एक ही दफ़ा पढ़ोगे और आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे। तो ये बेसिक रीजंस हैं फेलियर की। एक मैच्योर बच्चे को ये बातें सिखाना बड़ा अजीब लगता है कि सर सीफैप की पहली क्लास है और क्या बता रहे हैं। ये बातें तो हमें शायद स्कैफ लेवल पे पता लग जाती हैं, लेकिन बेटा पता लग गई तो करते क्यों नहीं हो, अप्लाई नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। सो आइंदा से हम जो भी पढ़ेंगे, पहली बात आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। मैं रिकैप दे रहा हूँ, बस रिकॉल कर रहा हूँ। आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ाने का अंदाज भी वही चूज़ करूँगा जिसको मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि भाई ऐसे पढ़ना है, तो पढ़ाऊँगा भी वैसे ही, ताकि ये गुमान ही निकल जाए कि सर पढ़ाते तो थ्योरेटिकल हैं और हमसे चाहते हैं कि हम नोट्स बनाएं, सब कुछ करें। तो पढ़ाने का अंदाज भी रोड मैप्स वाला होगा। आप ये रोड मैप्स बनाएंगे, जिसने पास होना है बना ले, जो चाहता है नहीं अभी होना तो ठीक है लगा रहे, फिर आड़े लगा रहे जिस आड़े लगा हुआ है, क्योंकि आई कैप ने तो लगाए रखना है आड़े। अच्छा रोड मैप्स के ऊपर जितना टाइम स्पेंड हो रहा है समझें वो आपकी इन्वेस्टमेंट है फॉर रिवीजन पर्पसेस, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये जून की अटैम्प्ट है, जिनके पास टाइम यही डिसिसिव टाइम है, उन्होंने इसके अंदर इसको पास करना है। तो ये सारे काम उन्होंने इसी 6 महीने 4 महीने में करने हैं। और ये क्या हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। सिर्फ ये डेडिकेशन मांग रहा हूँ मैं, ये हरगिज़ नहीं कहूँगा बच्चों की तरह कि यार आपने जो आज पढ़ा आपने घर जाके पढ़ना है, और नहीं ऐसा नहीं होता आर्टिकल्स में। हो सकता है किसी दिन ऐसे दिन हो कि इस दिन काम बहुत, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस दिन मिले इस वीक का काम वीक के अंदर ख़त्म करो। मैंने हो सकता है कुछ एरिया ऐसे करवाने हैं जिसमें मैं कैफ लेवल के कुछ एरियाज़ करवाऊंगा, जिसमें मैं स्किमिंग करवाऊंगा। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता के आगे चला जाऊंगा और आपको कहूँगा बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है, जिस तरह डायरेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है, मीटिंग्स आपने पढ़ा हुआ है। मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा 100%, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि उनका एक ओवरव्यू दे के आगे चला जाऊँ। और आपसे चाहूँगा कि बेटा ये सेक्शंस हैं जो आपने घर जाके पढ़ने हैं, रीड करने हैं, क्योंकि आपने अभी उनमें भी परेशान होना है कि हम का पढ़ा था वो तो इतना आसान था, ये इतना मुश्किल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेटा इसको लिखने पढ़ने की आदत डालो। मजबूरी है कि आपने आप लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक ज़्यादती की हुई है कि उस स्टेज के ऊपर और बेयर एक्ट्स को ख़त्म कर दिया हुआ है। हालांकि उस स्टेज पे बेयर एक्ट्स होने चाहिए थे ताकि बच्चे को पढ़ने की आदत होती है। आज मैं जब अपने स्टूडेंट से, कैप स्टूडेंट से कहता हूँ कि तुम लोगों को आदत ही नहीं है बेयर एक्ट्स पढ़ने की, तो वो कहते हैं सर पास करना है मैं कहता हूँ बेटा कर लो, फिर सीफैप में बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। तो ये सूरत है, बच्चे खुद नहीं करना चाहते उस स्टेज पे। रोड मैप्स, देन रीडिंग जो मेरे साथ साथ चलेगी, एक रीडिंग कंफर्म, थोरो रीडिंग, स्किमिंग करोगे आप। जब ये 1 महीना आखिरी बचे तो उसमें कोई बंदा ऐसा ना हो आप में जिसकी खास तौर पे अटैम्प्ट है कि वो ये कहे कि अब इसे 1 महीने में जो रह गया, जो सर के साथ नहीं पढ़ सके, वो पहले पढ़ना है। नहीं, उस महीने में सिर्फ स्किमिंग करनी है। तब तक मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिनकी जून की अटैम्प्ट है 1 मई को 2022 को उनके पास ये रोड मैप्स होने चाहिए, उनके पास रीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये मुझसे प्रॉमिस करना है आप लोगों ने, ये कमिटमेंट चाहिए, बाकी पास हो जाएगा इंशाल्लाह। सो रीडिंग और रोड मैप्स ये कंप्लीट होंगे तो स्किमिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 फरवरी से। उन्हीं मैप्स को दोबारा निकालोगे, उनके साथ स्किमिंग शुरू कर दोगे। अच्छा, अब आता है कंसाइजनेस कब करेंगे। तो बेटा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, जब पास पेपर एक रेलिवेंट टॉपिक का डिस्कस करूँगा, तो उस दिन एक एडवाइस करूँगा कि बेटा इसे घर जाके ना एक दफ़ा लिखना, उसे लिखना है आपने।
ताकि लिख के फिर मैं कहूँगा बेटा अब इसकी ना कॉपी करो ज़रा आई कैप की, इसको आई कैप के सोल्यूशन के साथ मैच करो, फिर देखना कितनी अजियत मिलती है। ओहो, जो मुकाम अजियत वहाँ पे मिलना है ना, जो दुख आपको वहाँ पे होना है कि ये मैंने क्या लिखा है और आई कैप क्या लिख रहा है, कैसे पहुँचूँगा, बेटा वो अजियत चाहिए मुझे, क्योंकि वो अजियत आपको आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाएगी, आपकी राइटिंग में वो रिफ्लेक्शन आएगा आई कैप का। अच्छा, अब आई कैप 1.5 महीना लगाता है सोल्यूशन देने में, ये बात तो समझ आती है ना कि एक पेपर हो जाते हैं 1.5 महीने बाद सोल्यूशन आता है, पूरी तरह सोच समझ के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के फिर सोल्यूशन देते हैं। और आपसे क्या चाहते हैं, वो सोल्यूशन आपने 3 घंटे में लिख दिया हो, ऐसे ही है ना। खुद जालिम 1.5 महीना लगाते हैं लिखने में, ठीक है। तो हमें वैसा 100% नहीं लिखना, बट चाहता यूं हूं कि उसको पढ़ पढ़ के देखो, एक अच्छी सोबत में बैठो तो रंग चढ़ जाता है ना, नमाज इंसान दीनी हो जाता है, नमाजी परहेजी हो जाता है। और अगर वही बैठे हों दोस्त यार जिन्होंने सूटे लगाने हैं या फजूल के काम करने हैं, ठीक है, तो क्या सोबत का असर पकड़ लेता है ना इंसान आहिस्ता आहिस्ता, बुरी सोबत का भी असर। तो सिमिलरली जब पढ़ते रहोगे ना आई कैप का सोल्यूशन, तो ना चाहते हुए भी तुम्हारी राइटिंग के अंदर वो रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी, वो गंदी सोबत तुम इख्तियार कर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये टेक्निक है, इख्तियार कर जाओगे। लेकिन करना ये है कि जो क्वेश्चन पढ़ें, जो पास पेपर कर लें, घर जाके पढ़ लो, इतना सा काम करना है। यानी हफ्ते में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 मैक्सिमम, कभी और कभी इसी हफ्ते में होंगे ही नहीं, ऐसे ही होगा ना। हर रोज तो नहीं मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, किसी टॉपिक के खत्म होने के बाद ही प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं कंप्लीट। तो अगर मैंने करवाई तो उस दिन जाके लिख लो या उस वीकेंड में लिख लो और फिर इज़्ज़त लो अपने आप को। वो अजियत तुम्हें इंशाल्लाह आखिरी दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, तुम तो ऐसा लिखने शुरू हो गए हो जैसा आई कैप लिखता है। तुम्हारी प्लानिंग बेहतर हो रही होगी, तुम्हारी कंसाइजनेस बेहतर हो रही होगी। तो ये टेक्निक्स हैं जनाब पास करने के लिए, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी, खाली रीडिंग नहीं करनी, इन दोनों के दरमियान का इतदाल का रास्ता चुनना है हमने, ठीक है, जो हमें कहीं जन्नत में ले जाए। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, ठीक हो गया। एक्सट्रीमिस्ट देखते हो ना, वो 2 बारूद बांध के आ जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट है, जन्नत में जाएगा, ठीक है। वो 2 किलोमीटर आगे ही जाता होगा मेरा ख्याल है, जितना बारूद वो लेके आता है बम ब्लास्ट में। सो एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना किसी भी केस में, मिडल वे चूज करेंगे। और फाइनली बच्चों को नींद आनी शुरू हो गई है, तो इससे पहले मैं सो जाएं बच्चे तो हम छुट्टी कर लेते हैं। सो फाइनली ये बात मैंने तय कर ली कि हम लोग रीडिंग के ऊपर कैसे फोकस करेंगे, और ये सारे काम वो हैं जो प्रैक्टिस के हैं, वरना नहीं होंगे, प्रैक्टिस है, ठीक है। और अगर आप इस्लाम में भी देखो तो प्रैक्टिस ही है एक्चुअली। ये जो नमाजें हैं, ये इनफैक्ट जो आप पढ़ रहे होते हो, ये इनफैक्ट क्या है, प्रैक्टिस है। आप पढ़ना शुरू करते हो तो उसके बाद एक अजीब सी आदत पड़ जाती है कि अच्छा हाँ, और मिस हो रही हो तो फिर फिक्र हो रही होती है। और कुछ ऐसे हैं मुसलमान जिनको फिक्र ही कोई नहीं, ठीक है। मैं ऐसे मुसलमानों को भी जानता हूँ जिनसे कहा गया, एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं जिक्र तो नहीं करूँगा, बस बताऊँगा कि एक दफ़ा मैंने कहा नमाज अजान हो रही है, सॉन्ग्स बंद करो। कहता है रोज़ ही होती है, दिन में 5 दफ़ा होती है, ये क्या बात की है तूने, कान में दोबारा गाने। सो ऐसे लोग भी हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। सो हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हमारी हैबिट बन जाए एग्ज़ाम डे तक। ये है पास करने का तरीका जून अटैम्प्ट वालों के लिए। जो जून से आगे हैं उन्होंने क्या करना है, उनके लिए छोटी सी एक और एडवाइस। जून के बाद आपने केयरफुली अपने आप को एनालाइज करना है, अपने एग्जामिनर को, कि कहीं सिलेबस में कोई रिवीजन सजेस्ट तो नहीं हो गई आपकी अटैम्प्ट आने तक। अगर आपकी अटैम्प्ट, वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब नहीं आएगी, जो उन्होंने चेंजेस करनी थी कर दी, अब ये 2-3 अटैम्प्ट सुकून करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं आने वाला। लेकिन अगर कुछ आता है बेटा, आपके पास कोई अपडेट पहुंच जाती है ऐसे इस्लाम की, तो इंश्योर करो कि आपके सिलेबस में कोई अपडेट आई है। सिलेबस में कोई अपडेट आई है तो बेटा उसे पढ़ना है। वो शायद टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा, क्यों, क्योंकि टीचर शायद कोर्स ख़त्म करके जा चुका होगा। अगली क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हरगिज़ नहीं, सिर्फ उस एक्ट को पढ़ लो। कोई नई चीज़ समझ आती तो फॉर्म में ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं जो आपको उसकी इंटरप्रिटेशन समझा देंगे। तो छोड़नी नहीं है वो उन अटैम्प्ट्स वालों के लिए जो जून के बाद वाले हैं, ठीक है। इवन कि ऑनलाइन में भी जो जून के बाद हैं वो ये काम करेंगे, वो नज़र रखेंगे कौन कौन से नया एक्ट आ रहा है। हाँ, जो सेशन ख़त्म होने तक कोई चीज़ आ गई तो वो मैं खुद बता दूंगा, बेटा ये न्यू चीज़ें आ गई हैं, इन्हें पढ़ना है आपने। जिनकी अटैम्प्ट नहीं है और जिनकी अटैम्प्ट है वो बेटा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नज़र रखनी है। अगर आपकी बेटी दो अटैम्प्ट्स के बाद से, मैं कहता हूँ 1.5 साल बाद अटैम्प्ट है,
तो आपने ज़रूर नज़र रखनी है कि कौन सी नई चीज़ आ रही है जो टेस्टिंग है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मुझे कांटा लगा देना है, ये नहीं पढ़नी है, अब रिवाइज़ नहीं करनी। ठीक हो गया। सो ये जून के बाद वालों के लिए एडवाइस। जून के बाद वालों के लिए स्किमिंग का बहुत टाइम है, उनके पास पूरा एक सेशन होगा स्किमिंग के लिए। तो बेटा हमें इन लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना, जो नेगेटिव कंपैरिजन है उसमें नहीं जाना, कभी भी ह्यूमिलेट नहीं करना अपने आप को कि मेरे पास, मैं तो ये हो गया, मैं इस जैसा होता, मेरे पास भी 1 साल होता तो काश। वो जो काश वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको डिमोरलाइज कर देता है और आपने जितनी एफर्ट करनी होती है आप वो भी नहीं करते हो। सो खुदा का वास्ता है वो काम नहीं करना। इज दैट क्लियर है? ये ऐसा काम नहीं करने, आपने अपना टारगेट है, आपका अपना विजन है, उसके लिए उतनी मेहनत है। सो जून वालों के लिए जून वाली मेहनत, ठीक है, जोबन वाली मेहनत, और उनके लिए वो थोड़ा रिलैक्स करके स्किमिंग को बेहतर अंदाज से मजीद कर सकते। उनके लिए मतलब ये है कि अगर वो से उनका 1 मई तक नहीं भी कंप्लीट हुआ तो वो बाद में रीडिंग कर पाएंगे, उनके पास टाइम होगा। आपके पास ऐसा लूप होल नहीं है, ऐसा वेग नहीं है, यहाँ पे कुशन नहीं है आपके लिए, यूँ कह लेते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई। सो ये था मेरा स्ट्रेटजी। अब मैं लास्ट एक नज़र दोहरा देता हूँ आपकी कि जो हमारी इस वक्त की जो ग्रिड है वो क्या है। ठीक है, तो बस हमने अब ग्रिड देखनी है और कुछ नहीं है। पढ़ने वाली बातें, जो समझाने वाली बातें थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। जितना मैंने बोलना था और जितना मैंने आपको सुलाना था मैंने सुला लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बस एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, और आपको बता देता हूँ ये ICAP का डायरेक्टिव है। अगर आप इसे खुद भी डाउनलोड कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये डायरेक्टिव मिल जाएगा ईजीली। एक और छोटी सी एडवाइस, जाके अपने किसी सीनियर को ह्यूमिलेट नहीं करना, ये हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन अपने सीनियर्स जिन्होंने लॉ का पेपर दिया फॉर्म में, जिन्होंने ऑडिट का पेपर दिया है, चलें ऑडिट ना पूछिएगा, लॉ का पूछिएगा, जिन्होंने पेपर दिए हैं और खुदा ना खास्ता वो नहीं पास हुए अगर इस अटैम्प्ट के अंदर, वैसे तो आई रिजल्ट 17 को, अगर वो ना पास हुए 17 को बाद पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। उनसे उनकी रीज़न ऑफ फेलियर रीजंस पूछा करें, ये ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं प्लीज़। अगर आप देखो एक टून है, आप ह्यूमिलेटिंग टून यूज़ करोगे पता लग जाएगा ये जूनियर मेरा मजाक उड़ा रहा है, फिर वो नहीं बताएगा अपनी। लेकिन अगर आप उससे लर्निंग टून में पूछोगे ना कि सर मैं पूछना मैंने भी अब चूंकि अटैम्प्ट देनी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कौन सी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो आपको लगता है कि आपके फेलियर का बाइस बनी, मैं लर्न करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि आपसे अगर कोई गलती हुई है इस लॉ को हैंडल करने में तो वो मुझसे ना हो, तो ज़रा बताइए प्लीज़। फिर देखो वो आपको अपनी खामियां बताएगा और कुछ इनमें से कोई खामियां मिलेंगी आपको, तो आपको मेरी बातें ज़रा थोड़ी सच्ची लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा, एक एक्टिविटी कीजिएगा अपनी रेलेवेंट फॉर्म में, अपने दोस्त यारों में, ग्रुप्स में जिन्होंने लॉ का पेपर दिया और वो रह गए, उनसे ज़रा पूछिए प्यार से, लर्निंग वे में, कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं करनी चाहिए अगर मुझे पास करना है। कोई एडवाइस ही कर दो यार, ऐसी बातें पूछ लो, वो आपको खुद एडवाइस करेगा। ठीक है, बेशक उसका पास होना हो, वो आपको एडवाइस अच्छी करेगा क्योंकि वो आपको बता पाएगा कि उसने क्या किया ऐसा गलत जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, चलो आते हैं जी। ये ग्रिड है कुछ आपके सामने, ग्रिड ABCD, जिसमें सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप लर्निंग आवर्स देख रहे हो उनको छोड़ दो, वो तो टीचर का काम है। वेटेज देखो 35 to 45 मार्क्स की। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन वगैरह के छोटे से इतने से सेक्शन है, छोटे से 10 to 15 मार्क्स के, क्योंकि उसने एक दफ़ा पेपर यहाँ से सेट किया है समर 15 में शायद, और समर 15 कह रहा हूँ, समर 2021 में उसने एक दफ़ा ऐसा पेपर सेट किया और उसे रियलाइज़ हुआ है कि कहने को तो 6-7 सेक्शन है लेकिन मैथमेटिकल सेक्शन है और कोई पढ़ता ही नहीं है, ऐसी की तैसी। उसने दिए फिर 16 नंबर, फिर अगली बार उसने कहा इसके 10 to 15 मार्क्स हैं। तो ये बहुत छोटे से सेक्शन है, एक छोटी सी ग्रिड है। शायद मैं कहूँ कि इस ग्रिड के ऊपर 2 लेक्चर्स लग जाए मैक्सिमम, या 3 लग जाएं, इससे ज़्यादा की ग्रिड नहीं है। आर्स भी देख रहे हो ना आप 25 to 35, इसका मतलब इससे ज़्यादा की ग्रिड नहीं है, इतनी हैवी ग्रिड नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल एरिया है। सो 10 to 15 मार्क्स। देन स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ 10 to 15 और अदर रेलिवेंट लॉज 30 to 40 मार्क्स। तो आपका टोटल 100 मार्क्स तक। ये लोएस्ट लिमिट है, ये हाईएस्ट लिमिट है, ये तो समझ आती है। अच्छा, अब इनमें क्या क्या है, सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस में क्या है, आपके मीडिएशन वगैरह में क्या है, स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ क्या है और अदर रेलिवेंट लॉज, वो उसने नीचे एक्सप्लेन कर दिए आपको सारे इसी डायरेक्टिव में। हम पढ़ रहे होंगे जब रेगुलेशन, तो हम इन्हीं में से कोई एक आधा रेगुलेशन पढ़ रहे होंगे। जिस तरह अगर आप गौर करो तो सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस में क्या है, एडवाइस ऑन कंप्लायंस विद जर्नल लॉ गवर्निंग कंपनीज, फिर गवर्निंग द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनीज, का मतलब सिक्योरिटीज के सारे सेक्शन और उससे सिक्योरिटीज एक्ट शामिल हो जाएगा कहीं ना कहीं। लिस्टेड कंपनी के लिए लॉज,
ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर लॉज, और आखिर में उसने लिखा रेजोल्यूशन, मीटिंग्स और इन चीज़ों के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर वो प्रैक्टिकल जाएगा। सेक्रेटरी आपको ऐसे बिहेव कराएगा जैसे तुम सेक्रेटरी हो कंपनी के और बताओ ज़रा एडवाइस करनी है तो क्या करोगे। कंपनीज की प्रोविजन को जहन में रख के हमें एडवाइस करो, बताओ हमने ये मीटिंग करनी है, कर सकते हैं, एडवाइस करो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। और टेस्टिंग लेवल आप देख रहे हैं T3, T2, 222। ठीक हो गया। अच्छा, ज़रा मैं ये इसी तरह उसने आगे B, C और D को एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं ज़रा आगे जा रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा, जहाँ पे उसने आपको सेक्शंस एक्सप्लेन कर दिए। देखो सेक्टरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या शामिल है उसने अब यहाँ पे आके ज़रा स्पेसिफिक होके बताया। कौन से कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शंस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्केड्यूल ऐड है, पोस्टल बैलेटिंग के रेगुलेशन ऐड है, यानी जो बातें वो ऊपर बता के आया है वेग किस्म की, वो बता रहा है कि मैं इनमें से पूछूंगा, तो ये हम पढ़ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? सो इसी तरह इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन, कंट्रीब्यूटरी फंड के रेगुलेशन, रिलेटेड पार्टी के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के, देन इनकॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी रूल्स आ गए प्राइवेट प्लेसमेंट में, फर्दर इश्यूज ऑफ शेयर रेगुलेशंस। ये तमाम रेगुलेशंस हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। इनमें से कौन कौन सा रेलिवेंट एरिया पूछना है वो उसने हमें बता दिया। और एस एस सलाम ने क्या अच्छा काम किया, उसने वो रेलिवेंट एरिया लिखे हैं, बाकी निकाल दिए। हमें इसलिए भी फ़ायदा, मेरी बात समझ आती है। और जहाँ पे नहीं निकाले होंगे वहाँ पे हम हाईलाइट कर लेंगे कि भाई यहाँ पे नहीं निकाले। जिस तरह सिक्योरिटीज एक्ट में से वो डिलीट नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ एरिया यहाँ पे टेस्ट होना है, कुछ कहीं पे टेस्ट होना है। सिक्योरिटीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि मल्टीपल रेगुलेशंस के साथ अटैच होता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी एक्ट में डिलीट नहीं हुआ होगा। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, अच्छा 2, 63, 65 इन लोगों के साथ पढ़ना है, बाकी किसी और के साथ पढ़ेंगे। बात समझ आती है? अच्छा, फिर इसी तरह उसने डिटेल में चला गया और ये वो एरिया है मैं कहूँ जिसे हमने देख के चलना है। ये वो एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगेगा हमें क्या क्या कंप्लीट करना है और कैसे करना है। ये बात समझ आती है? सो सेक्टरल प्रैक्टिसेस ये हैं सारी। उसके बाद आपकी मीडिएशन के सेक्शंस कुछ, और नीचे आप चैप्टर्स देख लो कुछ। देन स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप गौर करो, NBFC के रेगुलेशन, 1984 के इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, ये आ गए। अच्छा, इन चीज़ों को कभी मुंह नहीं लगाया उसने, लेकिन 2 अटैम्प्ट पहले समर 15 में ही, समर 15 कह देता हूँ, समर 2021 में उसने एक ऐसी हरकत की कि उसने 8 मार्क्स का पूछा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन और 8 मार्क्स पूछे बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस से। और स्टूडेंट बाहर आके कहता है ये क्या आ गया, टीचर तो पढ़ाते नहीं। बात तो सही है। देखो, टीचर भी किसी स्टेज के ऊपर जाके कहते होते थे बेटा ये खुद पढ़ लेना, ये यहाँ से कभी पेपर नहीं आया, एग्जामिनेबल नहीं होता था तो हम भी कह देते थे। तो ट्रू, मैंने भी ऐसा स्टूडेंट को कहा कि बेटा यहाँ से कर लेना ये खुद ये एरियाज, लेकिन बाद में पता लगा 8 मार्क्स का पेपर आ गया तो डिस्क्रिप्टिव नहीं था, एप्लीकेशन था, स्टूडेंट को समझाना ज़रूरी था। सो फिर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो अब उसने खुद ही ग्रेड में डाल दिया कि खबरदार पढ़ो। ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट ग्रेड जो है आपको D जो नज़र आ रही है बेटा, ये सारी अदर एरियाज, अदर लॉस के नाम से पहले ग्रिड होती थी। पहले 2 ग्रिड्स थी सिर्फ, याद रखना। ये अब 4 हो गई हैं, पहले 2 थी, ग्रिड A, ग्रिड B, खत्म। ग्रिड A में वो सारे सेक्शन डाल देता था और ग्रिड B के अंदर वो सारे अदर लॉस डाल देता था। उसने इस बार 4 ग्रिड्स बना दिए हैं ताकि वो बता सके ग्रिड A से भी टेस्टिंग होगी, B से भी होगी, C से भी होगी, D से भी होगी। ऐसा क्यों किया? करने की एक ही रीज़न मुझे समझ आती है, और वो ये कि स्टूडेंट क्या करना शुरू हो गया था कि अदर लॉज में से सिलेक्टिव होना शुरू हो गया था। तो उसने वो सिलेक्शन तोड़ी है कि सारे सिलेक्शन जब मैं ये तोड़ दूंगा तो स्टूडेंट के अंदर एक ग्रिड में जब कम लॉज होंगे तो स्टूडेंट बाउंड होगा कि उन सारे लॉज को पढ़े। बात समझ आती है? तो ये एक लॉजिक है बैक एंड पे। तो पहले 2 ग्रिड्स थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब 4 ग्रिड्स हैं, A, B, C, D। इज दैट क्लियर? सो D के अंदर क्या क्या पढ़ रहे होंगे, हम इन्हीं में से कोई एक चीज पढ़ रहे होंगे। आसानी के लिए ये जरूर कहूंगा कि इसके अगर आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें तो हम जो एक एरिया मुकम्मल करते जाएंगे आप इसे मार्क कर सकेंगे कि हमने ये एरिया मुकम्मल कर लिया है। हम क्या एक ग्रिड में रहेंगे हमेशा? नहीं, मैं मल्टीपल ग्रिड्स में चलाऊंगा आपको। कभी कोई आसान चीज़, मतलब मेरा वीकेंड इस तरह प्लान होगा कि कोई एक आधा मुश्किल हम चीज़ पढ़ रहे होंगे और एक आधी साथ में आसान चीज़ें भी ख़त्म कर रहे होंगे, ताकि मोराल भी हाई होता जाए कि हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्योंकि वरना एक रेगुलेशन शुरू किया और उसके बाद दूसरा भी लेंथी शुरू कर लिया तो शायद पता चले 6 लेक्चर्स उसमें, 6 लेक्चर्स उसमें, आप तो परेशान हो जाओगे कि 12 लेक्चर्स हो गए। 12 लेक्चर्स का मतलब है कि 3 डेज लेक्चर हो तो 4 वीक्स, 1 महीना गुजर गया और हमने सिर्फ 2 रेगुलेशन पढ़े हैं। नहीं, साथ साथ छोटे छोटे
कवर करते जाएंगे ताकि आपको एक मोरल हाई हो कि हमने चीज़ें कवर की हैं। ठीक है जी, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अब पूछ लें, वरना मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ। जी कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो जहन में आ रहा हो रिगार्डिंग एग्ज़ाम, रिगार्डिंग टेक्निक? जी, अगर कंसेप्टिव पेपर हो, अगर कंसेप्टिव पेपर हो, दूसरा पेपर कौन सा पहले बताएं? ऑडिट, ऑडिट का, और अगले दिन है, ये अगले दिन है कि वो अगले दिन है? मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट लॉ पहले नहीं आता, ऑडिट तो बाद में आता है। पहले लॉ है फिर ऑडिट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी कोई चेंज तो नहीं हुआ? मुझे नहीं इलम है, आप एक दफ़ा कंफर्म करें। पहले लॉ है फिर ऑडिट होगा, ये मैं कंफर्म हूँ शायद। ऐसे ही है बेटी, पहले लॉ फिर ऑडिट है जी, ऐसा ही है जी। सो अगले दिन ऑडिट है। अच्छा, पेपर वो भी लेंथी है, लेकिन अब मैं उसकी टेक्निक नहीं बताना चाहता। टेक्निक जिससे आप पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं लॉ ऑडिट? हमने पढ़ लिया वैसे। पढ़ लिया है आपने आसिफ साहब से? आसिफ साहब से पढ़ ली, ठीक है। तो उसकी टेक्निक मेरे ख्याल उन्होंने आपको बताई होगी, लेकिन वो ज़रा एक डिफरेंट टेक्निक से चलते हैं, वो क्रैमिंग भी करवाते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जी, किसी हद तक वो कहते हैं कि इन चीज़ों को मेमोराइज करने का कहते हैं शायद वो, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे उनके टेक्निक नहीं पता, लेकिन उस टेक्निक में शायद उन्होंने भी माइंड मैप्स वैसे उन्होंने खुद बना दिए खुद बना। तो बेहतरीन हो गया फिर तो, इसका मतलब है वो देखो ना उन्होंने कि लास्ट डेज बस ये देख। ये देख के तो बस बेहतरीन हो गया। वो माइंड मैप्स अगर आप अपने हाथ से एक दफ़ा बना लो तो मेरा ख्याल है मैंने देखा ना, इसलिए मैंने आपका कि CFAB लेवल का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो माइंड मैप्स के बगैर हो जाए, क्योंकि ऑडिट भी ओपन बुक है और ऑडिट में लॉ से ज़्यादा मैच्योर है एग्जामिनर। ऑडिट में इतना, लॉ में मैं समझता हूँ कि जितना जितना लीथल वो लॉ ऑडिट में है ना, उतना लॉ में नहीं है। लेकिन अब आके मुझे लगता है कि नहीं, दोनों ही बराबर हो गए हैं। उन्होंने इतना टेक्निकल पेपर सेट किए हैं पिछले 2-3, जिसमें मुझे रियलाइजेशन हुई है कि नहीं यार ये ज़्यादती हो गई। लेकिन एक मैंने मशवरा भी दिया, कौंसल मेंबर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि सर आप लोग ये भूल रहे हैं शायद कि जो आपका पेपर है वो एक स्टूडेंट ने शायद अटैम्प्ट करना है, जिस स्टूडेंट ने सारे एरियाज़ में प्रैक्टिस नहीं की हुई। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शायद अपनी ज़िंदगी में उन एरियाज़ के अंदर सब में थोड़ा थोड़ा काम कर लिया होता है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ने जो भी आर्टिकल फेज में है उस फर्म में ज़रूरी नहीं कि सारे उस तरह के क्लाइंट उसने देख लिए हों। तो कहते हैं हाँ यार ये बात तो हमारे जहन में भी है, तो मैं कहता खुदा का वास्ते उसे पेपर में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लेंगे, पता चले कि ये पेपर में कहीं ना कहीं ईजीनेस भी है। ऐसा लग रहा है पेपर पूरा ही टेक्निकल है, तो पिछले 2 पेपर बहुत टेक्निकल सेट हुए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहूँगा कि हाँ वो मेच्योर हो चुका है दोनों पेपर्स में। तो एक दिन सफिशेंट होता है अगर रोड मैप्स हों, हाँ बशर्ते ये कि पेपर अच्छा अटैम्प्ट होना चाहिए कॉर्पोरेट लॉ का, वरना फिर स्टूडेंट आके आधा दिन तो ये सोचता है लो तैयारी की थी। सो अल्लाह ताला आसानी करे। चलें जी, बस और कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन? जी जी। फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो मतलब जैसे सब कहते हैं ये तो होता ही नहीं है, इतने मतलब टाइम पीरियड बहुत कम है लॉ जी। ट्रू, किसी हद तक ट्रू, लेकिन स्टूडेंट मैं वही कहा ना, दोबारा रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो उसका हल रोड मैप्स है, हो जाएगा 1 महीने मेरे बहन, लेकिन डिपेंड करता है रोड मैप्स कितने अच्छे बनाए हैं। जी बेटे, एक ही वॉल्यूम है, कोई 2-3 वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वॉल्यूम है। बेयर एक्ट कहते हैं उसे। नहीं, उसी में बिल्ट अप उसने यही तो किया है। पहले होता था ऐसे इस्लाम जो दूसरा है ना, ये 2 पता नहीं टीम्स हैं, एक इस्लामाबाद की एक लाहौर की है। जो लाहौर वाली है उसने बाउंडेड वॉल्यूम्स बनाए हुए हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उसका कोई रूल जो है वो रेगुलेशन जो है वॉल्यूम 2 में है, कोई 1 में है। इसने जो काम किया, इसने एक छोटा सा अच्छा काम किया, इसने रिफाइन कर दिया बुक को, और इसने CFAB 2 के लिए अपनी बुक को क्लासिफाई कर दिया। उसने क्या किया, फिर एक ही जगह ले आया सब कुछ, एक ही वॉल्यूम में सब कुछ है। देखें अलाउड नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँगा आई कैप अलाउ नहीं करता, लेकिन छोटा मोटी कोई बात लिख लें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब पूरी बुक उसने दी हुई है, वो कहता है कि देख लो, देख के पास होता तो करके दिखाओ, तो उससे तुम्हारे 2 लाइनें लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो 2 लाइन लिखने की लॉ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैप्स बने होंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखोगे लॉ में ऊपर? मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक लॉ की इंटरप्रिटेशन है, उसमें ऊपर क्या लिख दोगे? बहुत है, हार्डली 2-4 वर्ड्स, किसी चीज़ वर्ड का तर्जुमा, किसी वर्ड्स की 2 लाइंस के इजी एक्सप्लेनेशन, मैक्सिमम यही हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या होगा? मैप्स नहीं बनाने, खुदा का वास्ता है कि सर अच्छा मैप्स एंड पे हम मैप्स ही बना देते, नहीं, वो अलाउड नहीं है। वो अगर पकड़ेंगे तो वो आपका पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन आपसे वो वॉल्यूम ले लेंगे, तो फिर उसके बाद करोगे क्या? वॉल्यूम ही ले लिया तो
ठीक है, वॉल्यूम इन्होंने तुमसे वापस ले लिया तो फिर क्या करोगे? सो ऐसा नहीं। ले जी, इख्तिताम करें जी क्लास। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। थैंक यू सो मच।